जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट को देखेंगे इन टुडेज लेक्चर। बेसिकली वी विल स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियलिटी। हमने शुरू से बात यही की थी कि हम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं। इममटीरियल मिसस्टेटमेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट हम करेंगे बाय डिस्कसिंग कि इस टर्म मटीरियलिटी का मतलब क्या है। लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल। एक कंपनी है जिसका एक्चुअल रेवेन्यू 100 मिलियन रुपए है। एक्चुअल रेवेन्यू, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रेवेन्यू लिख दिया गया है वो 100 मिलियन नहीं है, वो कुछ और है। वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि कितनी अमाउंट है। इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर वो बंदा होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है और उसको पढ़ के कोई ना कोई डिसीजन लेता है। अच्छा, अब ये शेयर होल्डर ने डिसीजन क्या लेना है? इसने डिसीजन ये लेना है कि क्या इसने शेयर्स ऑफ द कंपनी कीप करने हैं, यानी कि इसने आगे भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखनी है, या इन शेयर्स को ये डिस्पोज कर दे। और इसने डिसाइड ये किया है कि ये देखेगा कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था 99 मिलियन रुपीस। देखेगा कि इस ईयर, करंट ईयर, L ईयर मीन्स लास्ट ईयर, C ईयर मीन्स करंट ईयर, देखेगा इस ईयर कितना है। अगर अच्छी ग्रोथ हुई तो ये कंपनी के शेयर्स कीप कर लेगा, अदरवाइज डिस्पोज कर देगा। अच्छा, कंपनी का रेवेन्यू हमने कहा एक्चुअल में कितना आया जी? कितना आया? 100 मिलियन। हाउएवर कंपनी का रेवेन्यू हम कहते हैं सिनेरियो ए मिसस्टेट हो गया है, गलत लिख दिया है, कोई एरर हो गया है। फॉर एग्जांपल उसमें 101 मिलियन लिख दिया गया है। अच्छा, तो कंपनी का रेवेन्यू 101 मिलियन इस साल वो पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पिछले साल 99 है। वो कहेगा यार कोई इतना बड़ी ग्रोथ नहीं आई, मैं कंपनी के शेयर्स डिस्पोज कर देता हूं। ओके, अब कंपनी का रेवेन्यू असल में क्या था? असल में कितना था? 100 मिलियन। अगर 100 मिलियन भी लिखा होता तो वो यही करता, वो कहता कोई इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई, 1 या 2 मिलियन बढ़ना है, मैं कंपनी के शेयर्स डिस्पोज कर देता हूं। इसका मतलब है चाहे 101 मिलियन लिखा होता चाहे 100 मिलियन लिखा होता, दोनों केस में उसका डिसीजन सेम था, वो कंपनी के शेयर्स डिस्पोज कर रहा है, बेच रहा है। ओके, यानी कि इस 1 मिलियन की गलती से जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये शेयर होल्डर है, उसका डिसीजन गलत नहीं हुआ, उसका डिसीजन रॉन्ग या इनकरेक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही है। ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं ये इममटीरियल अमाउंट है। ये मटीरियल नहीं है, ये छोटी अमाउंट है। ओके, फिर मटीरियल हम किसको कहते हैं? वो अमाउंट जिससे उसका डिसीजन गलत हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिनेरियो बी, 101 मिलियन नहीं, किसी ने गलती से उसका रेवेन्यू 105 मिलियन रख दिया, यानी कि इसके अंदर उसने कितने की मिसस्टेटमेंट की है? कितने की मिसस्टेटमेंट की है? 5 मिलियन रुपीस की मिसस्टेटमेंट कर दी है। अच्छा, अब उसका रेवेन्यू कितना लिखा होगा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? 105। वो देखेगा 99 से 105 हो गया, ये तो अच्छी 6-7% की ग्रोथ आ रही है। ओके, लेट अस कीप इट्स शेयर्स। वो कहेगा जी मैं इसके शेयर्स रखूंगा आगे भी। हालांकि अगर सही रेवेन्यू लिखा होता तो उसने क्या करना था? शेयर्स को डिस्पोज। अब उसने क्या कर दिया? शेयर्स को कीप, यानी कि उसका डिसीजन चेंज हो गया। क्या उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया? यस। अगर डिसीजन रॉन्ग हो जाए, जैसे कि इस 5 मिलियन की गलती से हुआ है, तो ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं मटीरियल। यानी कि मटीरियलिटी की सिंपल डेफिनेशन ये रही कि मटीरियल वो अमाउंट है जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को इफेक्ट करे। उन्होंने एक डिसीजन लेना हो तो उसके बजाय वो दूसरे डिसीजन को ले लें। और इममटीरियल वो अमाउंट है जिसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन पे कोई फर्क ना पड़े। सच जैसे कि 1 मिलियन की गलती इममटीरियल थी,
जबकि 5 मिलियन की गलती मटेरियल है। यहाँ से हमें एक और बात भी समझ आती है, वो ये समझ आती है कि अमाउंट जितनी बड़ी होगी उतने उसके मटेरियल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि जितना बड़ा क्वांटम होगा उतनी चीज़ ज़्यादा मटेरियल होती है, राइट। यहाँ पे हमने बात की शेयर होल्डर की, मिसाल किसकी ली, शेयर होल्डर की, लेकिन याद रखिए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं है, S/H लिख रहा हूँ, शेयर होल्डर्स नहीं है, बल्कि और लोग भी हैं, जैसे बैंक्स, वो लोग जिन्होंने कंपनी को कर्जे दिए हुए हैं, जैसे FBR, वो लोग जिन्होंने कंपनी से टैक्स लेना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो लोग जो कंपनी को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे SECP, वो जो कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉल करते हैं, राइट। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट दे दिया और ये बड़ी जजमेंटल बात थी। 1 मिलियन इमटेरियल, 5 मिलियन मटेरियल। अब 5 मिलियन मटेरियल है या 4 मिलियन मटेरियल है या 6 मिलियन मटेरियल है, इसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें ऑडिट में करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑडिट में हम टोटली जजमेंट पे नहीं छोड़ सकते कि जी हम हर मिस स्टेटमेंट को ऑन अ केस बेसिस देखेंगे कि ये मटेरियल है या नहीं, राइट। ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आइए नीचे हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, यहाँ से ऑनवर्ड्स नीचे जो हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में 3 किस्म की कंपनीज हैं जी। पहली कंपनी है प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, ये कोई भी नॉर्मल कंपनी, कोई भी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। दूसरी कंपनी कौन सी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये वो कंपनी होती है जो दवाइयां बनाती है, ये भी अगेन प्रॉफिट ओरिएंटेड है ये भी प्रॉफिट ओरिएंटेड, लेकिन ये दवाइयां बना रही है, ओके। फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO हमारे पास है। तो 3 कंपनियां हमारे पास है, राइट। हमने रिस्क क्या निकाला है जी, असेस्ड रिस्क क्या है हमारा इन कंपनीज में। प्रॉफिट ओरिएंटेड लिस्टेड कंपनी में हाई है, जरूरी ये वजह नहीं है कि ये लिस्टेड है इस वजह से हाई है, जरूरी नहीं है कि लिस्टेड हो हाई तभी हाई होता है रिस्क, नहीं, ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन हो सकता है इसमें जनरली हमने जब शुरू में अंडरस्टैंडिंग ली और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रख के रिस्क निकालने शुरू किया तो हमें ज्यादा रिस्क मिले, तो रिस्क हाई है इसमें। जबकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में और NGO में नॉर्मल रिस्क है, कोई बहुत हाई रिस्क नहीं है। रिस्क तो कुछ ना कुछ तो होता है, रिस्क के नेवर बी जीरो, लेकिन नॉर्मल रिस्क है, ओके। अच्छा, इनका डेटा देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी। इसका प्रॉफिट 150 मिलियन का है और इसमें टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 500 के हुए। इसका प्रॉफिट 110 मिलियन का है और एक्सपेंसेस 400 के हैं। इसका प्रॉफिट 1 मिलियन का है और एक्सपेंसेस 100 मिलियन के हैं जी। ये जो डेटा दिया हुआ है इसका पीरियड क्या है जी, पीरियड 1 ईयर है जी। 150 मिलियन का 1 ईयर है, 500 मिलियन 1 ईयर का डेटा है जिस ईयर का हम ऑडिट करने गए हैं। इसका पीरियड 11 मंथ्स है। अब ये 11 मंथ्स कैसे हो सकता है पीरियड, मैंने आपसे पहले बताया था कि अक्सर क्लाइंट्स, अक्सर कंपनियां हमें कहती हैं कि जी दिसंबर में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आप जनवरी में हमें ऑडिट रिपोर्ट करके दे दें, ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दे दें। अब वो आसान काम नहीं होता, उसमें हम करते क्या है, उसमें हम करते ये हैं कि हम 11 मंथ्स के बाद टीम को भेज देते और उनसे कहते हैं आप 11 मंथ का ऑडिट मुकम्मल कर लें दिसंबर के महीने में। जैसे ही दिसंबर का महीना ख़त्म होता है हम जनवरी में सिर्फ मजीद 1 महीने का ऑडिट कर लेते और इस तरह हमारा 1 ईयर का ऑडिट मुकम्मल हो जाता है, राइट। ऑडिट 1 साल का ही कर रहे हैं, ऑडिट 11 महीनों का नहीं कर रहे, कर 1 साल का ही रहे, लेकिन इस तरह तोड़ तोड़ के कर लेते हैं ताकि हम जल्दी ऑडिट रिपोर्ट देख सकें, जो क्लाइंट की टाइमलाइंस है उनको मीट कर सकें। अब ये जो 11 महीने का डेटा हमें मिला ये तब मिला होगा जब हम यहाँ पे ऑडिट करने गए हैं 11 महीने के बाद, ज़रा 12वां महीना खत्म ही नहीं हुआ तो उसका डेटा कहाँ से मिला। अब मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। मटीरियलिटी याद रखिए हमने 1 साल की ही कैलकुलेट करनी होती है। इस 11 महीने के डेटा को एक्सट्रैपोलेट करके हम 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे और फिर मटीरियलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं 1 ईयर पे, सॉरी आगे चलते हैं NGO पे जिसका डेटा अगेन हमें 1 ईयर का मिला है। अच्छा जी, फिर इस डेटा में शामिल क्या क्या है, कुछ नॉन रिकरिंग आइटम्स क्या इसमें शामिल है या नहीं। नॉन रिकरिंग आइटम क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग आइटम वो आइटम्स होते हैं जो ईयर ओवर ईयर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आते, हर साल आपकी फाइनेंशियल्स में नहीं आते, किसी एक साल में आते और उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते। जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में एम्प्लॉई ले ऑफ एक्सपेंस बुक हुआ है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि अक्सर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकालती हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का काउंट कम करती हैं,
तो वो एक सेवरेंस पे करती हैं। सेवरेंस अमाउंट होती है कि एम्प्लॉयज़ को आप जब फारिग करने लगते हैं तो अगर आप उन्हें वैसे ही कुछ अमाउंट दिए बगैर फारिग कर देना तो कल को जाके आप पे कोर्ट केस कर देंगे, हाँ या ना, कल को जाके आप पे कोर्ट केस कर देंगे। अगर आप उस कोर्ट केस से बचना चाहते हैं तो आप उसे एक अमाउंट ऑफर करते हैं, आप उसे कहते हैं मैं तुम्हें 5 मिलियन 50 लाख रुपए देता हूँ, काइंडली नौकरी छोड़ के चले जाओ। वो रिजाइन कर देता है। अच्छा, आप 50 लाख कैसे पूरे करते हैं? जाहिर अगर उसकी सैलरी 5-6 लाख रुपया है तो अगले 1 साल के अंदर ये 50 लाख रुपया पूरा हो जाएगा, आप उसको निकाल रहे हो, जाहिर है। तो आप वन टाइम उसे एक पेमेंट करके आप उसको निकाल देते हैं, वो रिजाइन करके चला जाता है, कल को फिर आप पे वो कोर्ट केस नहीं कर सकता, राइट? आपके साथ एग्री करके चला जाता है मैं आप पे कोर्ट केस नहीं करूंगा, समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं एम्प्लॉय ले ऑफ एक्सपेंस, और ये एक ही दफा होता है, ठीक है? ये हर साल नहीं एम्प्लॉयज निकाल रही होती कंपनी, एक दफा कोई बड़ी छांटी करती है और बहुत सारे एम्प्लॉयज निकाल देती है। तो इसने इस तरह से एम्प्लॉयज निकाले, 50 मिलियन का उस पर खर्चा आया, जबकि बाकी दोनों में कोई ऐसा वन ऑफ आइटम नहीं था। याद रखिए जितने आइटम्स आपके पीएनएल में नॉर्मली आते हैं, जैसे रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस है, गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई है, कोई भी चीजें हैं, ये तमाम चीजें यूजुअली नॉर्मल रूटीन की चीजें होती हैं, रिकरिंग चीजें होती हैं, इनको आप नॉन रिकरिंग नहीं कह सकते। नॉन रिकरिंग सिर्फ वो होता है जो एक साल आए और अगले साल नहीं आएगा, ठीक? ओके, गिवन दिस डेटा, ये तमाम डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं इन कंपनीज की मटीरियलिटी निकालने लगा। मटीरियलिटी निकालने की कैलकुलेशन स्टैंडर्ड ने क्या बताई है? स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है तो आप उसका प्रॉफिट लीजिए जी। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का क्या? प्रॉफिट लीजिए जी। आप बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं एंड देन यू ऐड in it the non-recurring items, so you get the normalized profit before tax, right? Profit before tax लिया और normalized profit before tax बना लिया non-recurring items add करके। so 200 million हमारा profit before tax plus non-recurring items है, multiplied by 5%। अब ये 5% एक certain ratio है जो standard ने बताई है, तो 200 into 5% is 10 million, ये मेरी materiality है, right? This is my materiality। then अगली कंपनी की तरफ आते, 110 मिलियन उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, लेकिन ये 11 महीने के लिए था, इसलिए डिवाइडेड बाय 11 इंटू 12 कर लिया, 1 ईयर का बना लिया, तो 120 मिलियन बन गया। 120 मिलियन इंटू 5%, 6 मिलियन इज द मटीरियलिटी लेवल फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में 6 मिलियन या इससे ऊपर की चीज को हम कहेंगे कि ये मटीरियल है। सिमिलरली इन द एनजीओ, एनजीओ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नहीं लिया जाता जी। एनजीओ में प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी नहीं होती, उसने प्रॉफिट तो कमाना नहीं होता। एनजीओ में टोटल एक्सपेंसेस को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक एनजीओ कितनी सक्सेसफुल है, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, ये उसके प्रॉफिट से पता चलता है, ऐसा ही है। लेकिन एक एनजीओ कितनी सक्सेसफुल है ये पता चलता है कि वो खर्चे अखराजात कितने कर रही है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितनी ज़्यादा पैसा लगा रही है आवाम की फलाह बहबूद पे, राइट? तो एक्सपेंसेस देखे जाते हैं जी, इसीलिए हम टोटल एक्सपेंसेस ले लेंगे ऑफ द एनजीओ विच इज 100 और उसका 1% ले लेंगे, नॉट 5%। तो मेरे पास मटीरियलिटी आ जाएगी 1 मिलियन। अब ये 1% वर्सेस 5% के पीछे क्या लॉजिक है? याद रखिए अगर कोई भी ग्रॉस अमाउंट है, जैसे कि टोटल एक्सपेंसेस वाज अ ग्रॉस अमाउंट, उस पे 1% लगता है। अगर कोई भी नेट अमाउंट है, जैसे प्रॉफिट नेट होता है, इनकम और एक्सपेंसेस का नेट होता है, अगर कोई भी नेट अमाउंट है तो उस पे 5% लगता है जी। सो हमने इन सब की मटीरियलिटी बना ली। प्रॉफिट ओरिएंटेड लिस्टेड कंपनी की मटीरियलिटी 10 मिलियन है, फार्मास्यूटिकल कंपनी की मटीरियलिटी 6 मिलियन है, एंड इसी तरह एनजीओ की मटीरियलिटी जो है वो 1 मिलियन। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि हमने एक मटीरियलिटी लेवल डिटरमिन कर लिया, जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी के लिए हमने 10 मिलियन का लेवल डिटरमिन किया। फार्मास्यूटिकल कंपनी की मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनी के लिए हमने कितने का लेवल डिटरमिन किया था? 6 मिलियन का। देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस मटीरियलिटी लेवल। ये प्रॉब्लम क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी 6 मिलियन का मतलब क्या है? इस 6 मिलियन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी का रेवेन्यू अगर असल में 500 मिलियन है, एक्चुअल रेवेन्यू कितना है? 500 मिलियन है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख देता है 505 मिलियन, तो कितने की गलती आ गई जी? कितने की मिस स्टेटमेंट हो गई?
तो ये जो 5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है टेक्निकली तो ये मटेरियल नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो भी जाए तो ऑडिटर को एज सच इससे कोई गर्ज नहीं होगी, ऑडिटर इसको ठीक नहीं कराएगा। और हम साथ अज्यूम ये भी कर लेते हैं कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर इज नो अदर मिस स्टेटमेंट। याद रखिए अगर कोई दूसरी मिस स्टेटमेंट हो और वो इसमें ऐड होके 6 मिलियन की मटीरियलिटी से ज़्यादा चली जाए तब भी हम ठीक कराते हैं। ये डिटेल में हमने ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है, राइट, ऑडिट रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं देयर इज नो अदर मिस स्टेटमेंट, 5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है और ऑडिटर इसे ठीक नहीं कराता मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे। ओके, नाउ अब हमें ये पता है कि हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं लेते, ऐसे ही हम तो ऑडिट करते हैं सिर्फ किस पे, हम ऑडिट करते हैं सिर्फ किस पे, सैम्पलिंग पे, और हम तो लेते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। असल में उनका रेवेन्यू 496 मिलियन था, 500 मिलियन नहीं, कितना, 496 मिलियन था। और असल में मिस स्टेटमेंट कितने की हुई है, 9 मिलियन की। उसमें से 5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट हमने पकड़ ली क्योंकि हम रीजनेबल अश्योरेंस ले रहे थे, सैम्पलिंग कर रहे थे। 4 मिलियन की मिस स्टेटमेंट, 5 जमा 4 9 होता है ना, 4 मिलियन की मिस स्टेटमेंट हम पकड़ ही नहीं सके, इसे हम कहते हैं अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड रह गई। क्यों अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड रह गई, क्योंकि हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं लेते, हमने तो सैम्पलिंग की, राइट। ये मिस स्टेटमेंट हम पकड़ ही नहीं सके। तो इन टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी मिस स्टेटमेंट हो गई, 9 मिलियन की। क्या यूजर के डिसीजन जो 6 मिलियन से ऊपर गलत हो जाते हैं, क्या यूजर के डिसीजन गलत हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बिल्कुल है। क्या हमने ऑडिट ठीक किया, नहीं, ऑडिट तो हमने ठीक नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं 6 मिलियन का मटेरियलिटी का लेवल सेट कर दूं और फिर एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी ना लूं, रीजनेबल अश्योरेंस लूं, सैम्पलिंग करूं और ये सब चीजें करूं, राइट, इस बेसिस पे अगर मैं ऑडिट परफॉर्म कर दूंगा तो ये ऑडिट गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैं 6 मिलियन इज द एब्सोल्यूट अश्योरेंस का बेंचमार्क, 6 मिलियन तो टोटल मटेरियलिटी लेवल है। अब मैं तो 100% चूंकि ऑडिट नहीं कर रहा तो मैं 100% मटेरियलिटी पे भी नहीं चल सकता। मैं अगर 50-60% ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे मटेरियलिटी भी 50-60% रख के चलनी चाहिए। बात समझ रहे हैं नहीं? इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ये आया, हम कहते हैं जी इस 6 मिलियन को कम कर दीजिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए। चूंकि आप 100% ऑडिट नहीं कर रहे तो 100% मटेरियलिटी भी ना लीजिए। अगर आप 60 to 70% ऑडिट करते हैं तो आप 60 to 70% ही मटेरियलिटी लीजिए। इस मटेरियलिटी को कहा जाता है जी, ये जो नीचे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि ऑडिट परफॉर्म करते हुए हम क्या मटेरियलिटी देखते हैं। हम 10 मिलियन नहीं देखते। देखिएगा मैंने क्या किया, 10 मिलियन का 50% लिया, 5 मिलियन मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यहाँ 6 मिलियन ही लिया, 6 मिलियन का 75% लिया है, 4.5 मिलियन मटेरियलिटी। यहाँ 1 मिलियन ही है, 1 मिलियन का 75% लिया है, 0.75 मिलियन मेरी मटेरियलिटी, राइट। 75 जहाँ 75 लिया है वहाँ कितने परसेंट काटा मैंने, 25% काटा है। और जहाँ 50% लिया वहाँ पे कितने परसेंट काटा है, 50% काटा, आधा काट दिया उसे। यहाँ मैंने आधा क्यों काट दिया और यहाँ मैंने 1/4 क्यों काटा, यहाँ कम काटा है, यहाँ पे कम काटा है इन दोनों केसेस में, और यहाँ पे ज्यादा काट दिया है जिसको, और ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड से, इस क्लाइंट में रिस्क ज्यादा था। चले जाते हैं पिछली स्लाइड पे, देखिए रिस्क हाई था, यहाँ पे रिस्क नॉर्मल था। तो जितना ज्यादा रिस्क होता है आप उतनी ज्यादा मटेरियलिटी को काट देते हैं, और काट के एक नया मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं जिसको आप कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जब भी ऑडिट परफॉर्म करूंगा, जब भी ऑडिट में प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 10 मिलियन की मटेरियलिटी को रेफर नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ऑडिटर की मटेरियलिटी 5 मिलियन है, 10 मिलियन तो शेयर होल्डर की मटेरियलिटी है, ऑडिटर की मटेरियलिटी कितनी है, 5 मिलियन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी
और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, जो पिछली हमने मटेरियलिटी डिस्कस की थी उसे हम कहते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी, मटेरियलिटी या ओवरऑल मटेरियलिटी, और इस लेवल को हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की ऑडिट परफॉर्म करते हुए हमने ये लेवल देखना है मटेरियलिटी का। अंडरस्टूड? गुड। अच्छा, मैंने दो लेवल सेट कर लिए जी मटेरियलिटी के, ओवरऑल, परफॉर्मेंस। अब एक तीसरी चीज भी हो सकती है, ये तीसरा कोई लेवल नहीं है, ये बाय नेचर डिफरेंट एक चीज है। क्या चीज है ये डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ लाइन आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ बैलेंसेस, कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ डिस्क्लोजर्स, गर्ज ये कि लाइन आइटम्स, लाइन आइटम से मुराद होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लाइन आ रही है, उसको मैं लाइन आइटम कहता हूं। लाइन आइटम ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस, जिनकी उर्दू जबान में मैं कहूं तो औकात बाकी लाइन आइटम से ज्यादा होती है। उन लाइन आइटम्स में 5 मिलियन की मटेरियलिटी के बजाय फॉर एग्जांपल 3 मिलियन की मटेरियलिटी रेलेवेंट हो जाती है। 3 मिलियन की चीज भी मटेरियल है। मिसाल देता हूं मैं आपको, सबसे अच्छी और सबसे प्रैक्टिकल मिसाल है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में। याद रखिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, जिसे हम R&D एक्सपेंस कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैसे भला? ये ऐसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक कंपनी है, से दवाइयों की एक कंपनी हम जानते हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK, और एक और कंपनी है से नोवार्टिस, ये दोनों दवाइयों की कंपनी है, रियल वर्ल्ड की कंपनी है, राइट। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एक दवाई है से फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है ऑगमेंटन का नाम ले लेते हैं, GSK की बड़ी मशहूर दवाई है जी, एंटीबायोटिक है। अब अगर वो टाइम टू टाइम इसके फॉर्मूला को अपडेट नहीं करेगा, नई नई इसमें चेंजेस नहीं करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो हो सकता है नोवार्टिस इसके बदले में कोई XYZ मेडिसिन ले आए जो इस दवाई को फेल कर दे। आज तो ये दवाई बड़ी कामयाब है, फ्यूचर में ये दवाई छा जाए और ये दवाई फेल हो जाए, राइट। अब पता ये चला कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल कंपनी आज एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका फ्यूचर बिजनेस उसी से चलेगा, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ उसी पे चलेगी। तो अगर हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, और मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहां लिखते हैं R&D एक्सपेंस, असल में से 0 था। कितना था? 0। एक्चुअली कितना था? 0। और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दिया 3 मिलियन। कितना लिख दिया? 3 मिलियन। तो अब ये अमाउंट तो मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है, 4.5 मिलियन। मैं कहूंगा मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या ये यूजर का डिसीजन गलत कर सकती है? पोटेंशियली यस, पोटेंशियली यस। तो हो सकता है यहाँ पे 3 मिलियन की अमाउंट भी मटेरियल हो जाए। यहाँ पे मुझे एक नया मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन करना पड़ेगा सिर्फ इस लाइन आइटम के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने कहा, और ये मैं कह रहा हूं से मुराद ये है कि ये मैं एक जजमेंट लगा रहा हूं, जजमेंट लगा रहा हूं ना, किसी और की कोई और जजमेंट हो। मैं कह रहा हूं से इसमें ओवरऑल मटेरियलिटी का लेवल 4 मिलियन है और परफॉर्मेंस PM से मुराद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 3 मिलियन है। इसी तरह रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में, किसमें? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में मटेरियलिटी का लेवल कम हो सकता है। से इस लिस्टेड कंपनी में नॉर्मल मटेरियलिटी 10 मिलियन थी, हमने कहा नहीं, इस रिलेटेड पार्टी के लिए 6 मिलियन, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 5 मिलियन थी, हमने कहा नहीं, इसके लिए 3 मिलियन। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती रही हैं रिलेटेड पार्टीज के साथ और बिलो मार्केट टर्म्स पे होती रही, मार्केट टर्म्स से कम पैसों पे, मार्केट से कम पैसों पे चीज बेचते रहे हैं, राइट। तो यहां से हमें एहसास ये होता है कि रिलेटेड पार्टी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है। इस इंपॉर्टेंट लाइन आइटम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं जी? इस इंपॉर्टेंट लाइन आइटम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती हैं कि वैसे ही उस इंडस्ट्री में उस लाइन आइटम को इंपॉर्टेंट समझा जाता है जी। फॉर एग्जांपल R&D एक्सपेंस को यूजर का वैसे उस पर फोकस होता है जी, क्योंकि शायद पास्ट में कोई इसमें कोई मसले मसाइल होते रहे, जैसे रिलेटेड पार्टी की मिसाल दी। कोई न्यू मेजर डेवलपमेंट आई है जी उस लाइन आइटम में, फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ी नई बिल्डिंग खरीदी है जी, उसकी कहीं अगर इम्पेयरमेंट तो नहीं हो गई, राइट। तो या लॉ के मुताबिक वो लाइन आइटम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में
जो पेनल्टी लगती है आपको, चाहे वो 1 रुपए की भी है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना जरूरी है एज पर दी लीगल रिक्वायरमेंट्स इन पाकिस्तान। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पे कोई लाइन आइटम की औकात, जैसे मैंने आपसे कहा, बाकी लाइन आइटम से ज्यादा हो सकती है, और अकॉर्डिंगली उसमें जो मटीरियलिटी का लेवल है वो कम हो सकता है। क्लियर होगी जी बात? आगे चलते हैं। सब्सीक्वेंट रिवीजन टू मटीरियलिटी। अब हमने एक मटीरियलिटी डिटरमिन कर लीजिए। हमने कहा जी 10 मिलियन की मटीरियलिटी इस प्रॉफिट ओरिएंटेड लिस्टेड कंपनी की अगर बात करें, थोड़ी सी रब कर लेते हैं। अगर हम इस प्रॉफिट ओरिएंटेड लिस्टेड कंपनी की बात करें, सॉरी, तो 10 मिलियन इसकी ओवरऑल मटीरियलिटी थी, 5 मिलियन इसकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी थी, रिलेटेड पार्टीज के लिए हमने कहा 6 मिलियन की मटीरियलिटी है, और 3 मिलियन की मटीरियलिटी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है रिलेटेड पार्टीज के लिए। सबसीक्वेंट रिवीजन क्या इस मटीरियलिटी में हो सकती है? हमने शुरू में डिटरमिन कर लिया प्लानिंग स्टेज के ऊपर। याद रखिए मटीरियलिटी प्लानिंग स्टेज के ऊपर डिटरमिन होती है। हमने डिटरमिन कर लिया, क्या बाद में मटीरियलिटी में कोई रिवीजन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में पता चले इसमें नॉर्मल नहीं, इसमें तो हाई रिस्क है, तो फिर हम इसके ऊपर भी 50% पे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकालेंगे, है ना? तो रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाए। अगर फिर परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल हमने फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए इस एनजीओ में, हमें पता चला इसमें भी ज्यादा रिस्क है जी। हमने समझा था इसमें नॉर्मल रिस्क है, लेकिन हमें अब पता चला है कि यार इनके तो सिस्टम्स ही खराब हैं, कंट्रोल्स ही खराब हैं, हर चीज में मसले मसाइल हैं, तो हाई रिस्क है, इसकी भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 50% पे निकाल दी जाए। चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे थे कि जो हमने, आपको याद होगा, इसमें जो ऐड किया था एम्प्लॉय ले ऑफ का एक्सपेंस ऐड बैक किया था, ये वन ऑफ था। हमें बाद में पता चला नहीं, ये वन ऑफ नहीं है, ये तो नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस है, हर साल कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज निकाल रहे होते हैं, राइट? तो इसको ऐड बैक करना ठीक नहीं था, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग हो गई है। या न्यू इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में कहा था कि इसका 11 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट 110 है, हमने कहा था इसका 12 महीने का प्रॉफिट तकरीबन 120 मिलियन होगा। हो सकता है वो 120 मिलियन ना आया हो, वो 125 आ गया हो, या 115 आ गया हो, कुछ भी आ सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि 12वें महीने का भी उतना ही एग्जैक्ट प्रॉफिट है, हाँ या ना? तो न्यू इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर 12 मंथ्स, मैंने आगे मिसाल भी दी हुई है। तो इन सब की वजह से मटीरियलिटी लेवल चेंज हो सकता है, और याद रखिए ये सिर्फ लोअर लेवल पे अगर चेंज हो मटीरियलिटी तभी आप रिवाइज करते हैं। अगर मटीरियलिटी बढ़ के हायर हो जाए तो फिर आपको रिवाइज करना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर लोअर हो रही हो, जाहिर है जितनी लोअर मटीरियलिटी उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, उतने ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो लोअर मटीरियलिटी अगर हो रही हो सिर्फ तभी हम चेंज करते हैं। तो ये था जी ISA 320, और ये अंडरस्टैंडिंग थी ऑडिट मटीरियलिटी की। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारे पास ISA 240। ISA 240 क्या है? ISA 240 है बेसिकली फ्रॉड के हवाले से। अच्छा, एक मजेदार बात है स्पेशली आपके लिए जो कैफ लेवल के स्टूडेंट्स हैं। आप अगर किसी को घर पे बताएंगे ना कि जी मैं कल को ऑडिटर बनना चाहता हूं, तो वो कहेगा अच्छा तुम फ्रॉड फिर आइडेंटिफाई किया करोगे कंपनीज में। या अगर आप किसी को बताएंगे जी कि मैं ऑडिटर हूँ ऑलरेडी, तो कहेंगे अच्छा जी आपने कितना फ्रॉड निकाला है जी आज तक, कितना फ्रॉड पकड़ा है। तो यूजुअली लोग ऑडिटर लफ्ज या ऑडिट लफ्ज को सुन के ही समझते हैं कि इस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रॉड डिटेक्ट करना है, फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। हालांकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना है, और ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट सिर्फ फ्रॉड से नहीं होती। मैं अगर आपको रियल लाइफ की रीजंस बताऊं तो ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट 90% ऑफ द केसेस में एरर से होती है, किसी से अनइंटेंशनल गलती हो गई, और 10% ऑफ द केसेस में सिर्फ फ्रॉड से होती है, किसी ने जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती कर दी। फ्रॉड और एरर में फर्क क्या है? दोनों मिसस्टेटमेंट है, लेकिन फ्रॉड क्या है? ये जानबूझ के करने वाली गलती है। एरर क्या है? ये अनइंटेंशनल है, इंटेंशन का फर्क है बेसिकली। तो फ्रॉड बेसिकली होता क्या है?
फ्रॉड की जनरल डेफिनेशन तो ये है कि ये डिसेप्शन है, आप किसी को डिसीव कर रहे हैं और उस डिसेप्शन से आप एक अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे हैं। जैसे आपने किसी से कहा जी आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए जी, मैं आपके लिए कोई प्लॉट खरीद दूंगा, और बाद में आपने उसे नहीं खरीद के दिया, डिसीव करके 50,000 रुपया खा गए आप, तो ये फ्रॉड, राइट? ये तो फ्रॉड की जनरल डेफिनेशन है। लेकिन फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? याद रखिए, फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरे को हम कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये वो दो किस्म के फ्रॉड हैं। इसके अलावा हजारों के, जैसे मैंने आपसे कहा, प्लॉट के लोगों से पैसे लेके खा जाना, लोगों से कहना जी हम आपको उम्रे कराएंगे, जो जाली हज उम्रे वाले लोग होते हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाना, हजारों करोड़ों किस्म के फ्रॉड्स हैं जी, राइट? लेकिन ऑडिटर से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सिर्फ दो किस्म के फ्रॉड्स हैं जी, राइट? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? ये इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप जानबूझ के कोई चीज गलत करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मिसाल देता हूं मैं आपको, आपने एंट्री कर दी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट रेवेन्यू 100 मिलियन से, असल में आपका रेवेन्यू नहीं आया, असल में आपका रेवेन्यू नहीं आया, आपने रिसीवेबल डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, और ईयर एंड पे आपने रेवेन्यू दिखा दिया अपना बढ़ा के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर एग्जांपल आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू दिखा दिया 1000 मिलियन का, और 1000 मिलियन ही आपका टारगेट था, इस टारगेट को मीट करने पे आपको बोनस मिलना था फॉर एग्जांपल, आपने टारगेट मीट कर दिया जी। अच्छा, जैसे ही अगला साल आया, आपने अगले साल इस रेवेन्यू को रिवर्स कर दिया, आपने एंट्री की डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल। क्यों रिवर्स कर दिया? आपने कहा जी वो सेल रिटर्न होगी जी 100 मिलियन की जी, जनवरी में फॉर एग्जांपल, जनवरी या फरवरी में टारगेट मीट हो गया था पिछले साल का, है ना? टारगेट मीट हो गया था, बोनस मिल गया, खा लिया बोनस, बस दैट्स इट, रिवर्स कर दी। इसको कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड इट इज एज इजी एज दिस। आपने बस एक जर्नल एंट्री, झूठी जर्नल एंट्री डालनी है, उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई बेसिस बना के, एंड दैट वुड बी इट। बात समझ रहे नहीं, राइट? इसे कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर पार्ट बी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पूरा लिखता हूं मैं इसे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होती है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ये होती है कि एंटिटी की बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ एसेट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में वो एसेट्स एंटिटी के पास नहीं है, असल में वो एसेट्स एंटिटी के एम्प्लॉइज ने चोरी कर ली हैं या अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं। जैसे कंपनी की कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है जो कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ रही है, लेकिन असल में वो एम्प्लॉय अपने इस्तेमाल के लिए यूज करता है, वो कंपनी के इस्तेमाल में है ही नहीं, इसका मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में नजर नहीं आनी चाहिए, आया ना? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कंपनी के पास कुछ कैश नजर आ रही है, असल में एम्प्लॉय चोरी करके जा चुका है, राइट? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक? तो ये दो किस्म की मिस स्टेटमेंट्स या दो किस्म की फ्रॉड्स, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो सकती है। इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? ज्यादा खतरनाक है जी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ जर्नल एंट्री की हद तक का फ्रॉड है। जर्नल एंट्री करनी कितनी मुश्किल होती है, इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूं। मैंने अगर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है ना, अगर मैंने फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कुछ बनानी है, राइट? मैंने झूठी इनवॉइसें बनानी है, उसकी बेसिस पे डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट रेवेन्यू कर देना है, और अगले साल में झूठे सेल रिटर्न के नोट्स बनाने और उसकी बेसिस पे रिसीवेबल क्रेडिट करके रेवेन्यू डेबिट कर देना, एंड दैट्स इट, खत्म बात। लेकिन अगर मैंने मिस अप्रोप्रिएशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेयर हाउस का चौकीदार हूं, और ये वो वेयर हाउस है, और ये इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। मैं क्या करता हूं, मैं हर हफ्ते छुप के एक इक्विपमेंट उठा के घर ले जाता हूं और जाके बेच देता हूं। मिस अप्रोप्रिएशन है,
एंटिटी की बैलेंस शीट में नजर आ रहा है कि इक्विपमेंट उसका है, लेकिन मैंने चोरी करके जाके बेच दिया। अच्छा, एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरे हफ्ते मैंने यहां से एक इक्विपमेंट उठाया, चोरी करके बेच दिया, राइट। अच्छा, अब अगर किसी दिन मुझे लालच आई और मैंने कहा यार मैं बड़ी शेजोर मंगवाता हूँ और 4 इक्विपमेंट के जो ब्लॉक्स है ना वो इकट्ठे उठवा के घर ले जाता हूँ, राइट, रात के वक्त। अभी मैंने पहला ब्लॉक उठाया होगा, दूसरा उठाया ही होगा, शेजोर में रख ही रहूंगा तो शायद कोई ना कोई आ जाएगा, आया ना, क्योंकि असल में एसेट उठा के चोरी करने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, हाँ या ना, उसको पकड़ा जाना आसान है। जबकि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए कोई इतनी टाइम, स्पेस और अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, थोड़ी सी झूठी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अरबों रुपए की एंट्रियां हो जाएंगी। यहाँ पे अरबों रुपए की चोरियां नहीं आप कर सकते मिसअप्रोप्रिएशन। ये कितने का होगा? ये हो सकता है 10,000 रुपए का इक्विपमेंट हो, ये कितने का होगा? हो सकता है 50,000 रुपए का इक्विपमेंट हो, तो मैं 50,000, 60,000, 1-2 लाख रुपए की चोरी कर लूंगा और उससे ज्यादा की चोरी करने की कोशिश करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, हाँ या ना। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑडिटर के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं होता, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बड़ा रिस्क होता है। In any case, fraud and financial reporting and misappropriation of assets, ये दो टाइप्स ऑफ फ्रॉड है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ओके, ये हो गई पहली बात। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रॉड पे, कि फ्रॉड के लिए, उसको पकड़ने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और अगर पकड़ा गया तो उसको रिपोर्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, यही होगा ना प्रोसेस सारा। पहले रोका, नहीं रोक सका तो पकड़ा गया तो रिपोर्ट किया पुलिस को, अथॉरिटीज को, फिर रेक्टिफाई कराया, उससे पैसे वापस लिए, या सब चीजें की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? याद रखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की एंड दोस्त टारगेट गवर्नेंस की, ये ऑडिटर की नहीं है। सॉरी, ऑडिटर साहब तो 12 महीने में 1 महीना वहां जाते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने, कोई फ्रॉड पकड़ने थोड़ी जाते हैं। ये काम तो मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट में भी अक्सर मैनेजमेंट क्या करती है, एक डिपार्टमेंट होता है इंटरनल ऑडिट का, पहले भी मैंने आपको बताया था, उसकी जिम्मेदारी लगा देती है कि जी आपने फ्रॉड के पीछे पड़े रहना है, एंटिटी में कोई भी फ्रॉड होगा आपने निकालना है और बताना है, राइट। अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते जाइए जी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर फ्रॉड रिस्क को असेस करेगा, देखेगा कि इस एंटिटी में फ्रॉड रिस्क कितना है, राइट। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तो फ्रॉड रिस्क कुछ नजर आता है तो ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कुछ रिस्पॉन्सेज देगा इस रिस्क को। रिस्पॉन्सेज से मुराद है कुछ प्रोसीजर्स, कुछ खास रिस्पॉन्स होता है इस रिस्क का। फिर ऑडिटर सर्टेन एडिशनल प्रोसीजर्स करता है फॉर फ्रॉड, और ये मैं सर्टेन एडिशनल प्रोसीजर्स आपको पढ़ाऊंगा, ये कौन से हैं, 3-4 किस्म के प्रोसीजर्स। एंड फाइनली ऑडिटर कम्युनिकेट कर देता है, अगर उसको कोई फ्रॉड मिल जाए तो उसे कम्युनिकेट कर देता है, दैट्स इट। यानी कि ऑडिटर ने सिर्फ रिस्क असेस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे उसको रिस्पॉन्ड करना है, कुछ मजीद खास प्रोसीजर करने, और अगर कोई फ्रॉड मिल जाए तो उसे कम्युनिकेट कर देना है। टोटल ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये सारे काम करते हुए ऑडिटर को फ्रॉड की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाती है जी, तो ऑडिटर देखेगा इससे उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। अगर उसे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिलती, बेशक फ्रॉड उसे कोई हुआ मिला है लेकिन कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं लेता। बात ले, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रॉड। आइए जी आगे बढ़ते हैं जी। तो हम सबसे पहले फ्रॉड रिस्क असेसमेंट को देख लेते हैं कि फ्रॉड रिस्क असेसमेंट ऑडिटर कैसे करता है। याद रखिए जी, ऑडिटर फ्रॉड रिस्क असेसमेंट के लिए इंक्वायरी परफॉर्म करता है जी। इंक्वायर करता है किस किस से? मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस से, इंटरनल ऑडिट से, एंड अदर्स। अब वो अदर्स कौन लोग हो सकते हैं? उस अदर में स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स के मुताबिक, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लोग हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल
लीगल डिपार्टमेंट के, क्योंकि अक्सर फ्रॉड जो है वो लीगल इश्यूज होते हैं, लीगल डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं। तो इन 4 तरह के लोगों से इंक्वायरी करता है, पूछगछ करता है। क्या पूछगछ करता है? पूछगछ ये करता है कि क्या आपने कोई फ्रॉड नोटिस तो नहीं किया, कोई अलेज्ड या सस्पेक्टेड फ्रॉड क्या होता है कि किसी पे इल्ज़ाम लगा था, सिर्फ फ्रॉड का, पकड़ा नहीं गया, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सिर्फ साबित नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम, कोई अलेज्ड या सस्पेक्टेड फ्रॉड तो नहीं है। आपके प्रोसेसेस क्या हैं जिनके ज़रिए आप फ्रॉड को एड्रेस करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक, ये इंक्वायरीज इनसे की जाती हैं। और याद रखिए स्टैंडर्ड्स का एक असलूब है पूरे ISAs का, जहाँ जहाँ इंक्वायरी की जाती है और ज़बानी कलामी बात की जाती है, वहाँ यही बात लिखवा भी ली जाती है, और इसको जहाँ लिखवाया जाता है उसे कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये सॉर्ट ऑफ एक रसीद होती है, वही बात जो हमने उनसे ज़बानी कलामी पूछी है, वही बात हम एट द एंड ऑफ द ऑडिट, कब? एट द एंड ऑफ द ऑडिट हम उनसे लिखवा लेते हैं कि जी आपने हमें ज़बानी कलामी बताया था, काइंडली आप हमें यही चीज़ लिख के भी दे दीजिए। ये तो हो गई जी इंक्वायरी। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर से जितने भी सिंपल रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सारे प्रोसीजर्स होते हैं ना, इन सब प्रोसीजर्स से हम कोशिश करते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढने की। कहीं एंटिटी में कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। याद रखिए ये वो फैक्टर्स हैं कि अगर ये प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं हाँ इस एंटिटी में फ्रॉड रिस्क एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हम कहते हैं नहीं इस फ्रॉड एंटिटी में फ्रॉड रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, डोंट वरी, राइट। तो इन शॉर्ट हम इंक्वायरी कर लेते हैं, सर्टेन रिक्वायर्ड इंक्वायरीज हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, और फिर ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू हम देखते हैं कि कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मौजूद तो नहीं है, राइट। ये पहला काम हम करते हैं रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। दूसरा काम जो हम करते हैं वो है डिस्कशन अमंग्स द एंगेजमेंट टीम। याद रखिए फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट टीम में 3 लोग हैं, एक पार्टनर है और 2 मेंबर्स हैं टीम के, राइट। अब ये जो एंगेजमेंट टीम के लोग हैं ये एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट ये एक मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग को स्टैंडर्ड्स में कहा गया है डिस्कशन अमंगस्ट द एंगेजमेंट। डिस्कशन अमंगस्ट द एंगेजमेंट टीम में बुनियादी तौर पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जाती है। जनरली ऑडिट में प्लान हमारा क्या होगा, जनरली हम क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जनरली किन लाइन आइटम्स में रिस्क ज़्यादा है और किन में रिस्क कम है। यहाँ पे पार्टनर चूँकि एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर है, हो सकता है ऐसी एंटिटीज़ का या इसी एंटिटी का पिछले 5 साल से 6 साल से ऑडिट कर रहे हैं, राइट। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है एक ऑडिट पार्टनर, वो बताएगा आपको कि यार जनरली यहाँ पे कहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, आपको किस तरह से टैकल करना चाहिए इस रिस्क को, कैसे प्लान करना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए। साथ ही साथ ISA 240 की रिक्वायरमेंट है कि आपने फ्रॉड को डिस्कस करना है, स्पेसिफिकली फ्रॉड को आपने इस डिस्कशन अमंगस्ट द एंगेजमेंट टीम में डिस्कस करना है। फ्रॉड कैसे हो सकता है, फ्रॉड किन किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स को इफेक्ट, फ्रॉड को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है, फ्रॉड किन किन लाइन आइटम्स को इफेक्ट कर सकता है, इन तमाम मैटर्स को आपने स्पेसिफिकली एड्रेस करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन अमंगस्ट द एंगेजमेंट। जी अब हम आ जाते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की तरफ। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि आप जब ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप ये देख रहे होते हैं कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या मौजूद हैं या नहीं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स 3 तरह के हैं जी। ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो अगर मौजूद हों एंटिटी में, हमारे क्लाइंट में, तो हम कहते हैं फ्रॉड रिस्क मौजूद है। सबसे पहले इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर जनरली क्या है? इंसेंटिव ये होता है कि मुझे कोई माली फ़ायदा होगा अगर मैं फ्रॉड करूँगा। मिसाल,
मुझे मेरा बोनस है जी फ्रॉड पे, सॉरी मेरा बोनस है जी सेल्स पे डिपेंडेंट। अगर आप सेल 100 मिलियन की अचीव कर लेंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा 1 मिलियन रुपीस का। ओके फाइन। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि 95 मिलियन की सेल तो हमने एक्चुअली अचीव कर ली है, एक काम करते हैं 5 मिलियन की फ्रॉडलेंट एंट्री कर देते हैं, फ्रॉडलेंट जर्नल डाल देते हैं और 100 मिलियन की सेल पूरी कर देते हैं। ये इंसेंटिव है। प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि मैनेजमेंट ने, टॉप मैनेजमेंट ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे कहा है कि जी इस साल अगर 100 मिलियन की सेल ना हुई तो तुम्हें फारिग कर देंगे। ये मेरे पे प्रेशर है। मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एक्चुअल रिजल्ट्स और बाय फ्रॉड में 100 मिलियन की सेल पूरी करूं। राइट तो ये है इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर की मिसालें देख लेते हैं जी आगे क्या क्या दी हुई है। दोनों कैटेगरीज में मिसालें हैं जी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी और मिस अप्रोप्रिएशन में भी। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी इज थ्रेटन्ड। एंटिटी के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, जाहिर है एक प्रेशर होगा मैनेजमेंट पे कि वो किसी ना किसी तरह से इसके प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करे, चाहे फ्रॉड करके करे। फिर प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज। 3Ps मींस थर्ड पार्टीज। मैनेजमेंट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि जी इस साल अगर तुमने हमारी एक्सपेक्टेशन मीट ना की, आपने 100 मिलियन का प्रॉफिट डिलीवर ना किया तो आप फारिग हैं। राइट फिर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को ये कहा जा रहा है कि जी आपके सारे बोनसेस, सारी सैलरी हम काट लेंगे अगर इस साल आपने प्रॉफिट की एक सर्टेन अमाउंट मीट ना की। तो पर्सनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है ना। फिर एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पर्सनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स। राइट इन पे बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है कि जी हो ही हो, आपने 100 मिलियन मीट करना ही करना है, करना ही करना है। हर महीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और मैनेजमेंट की बेइज्जती करते हैं, क्यों नहीं हुआ जी प्रॉफिट मीट, क्यों नहीं हो रहा जी टारगेट मीट, क्यों नहीं तुम लोग कर पा रहे। एक्सेसिव प्रेशर डाला जा रहा है। सही है। तो इस केस में वो कोशिश करेंगे यार अगर रियल में नहीं हो पा रहा तो चले फ्रॉड से मीट कर देते हैं। राइट ये फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इंडिकेटर्स हैं, इंसेंटिव या प्रेशर की मिसालें हैं। राइट अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इन केस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, याद रखिए अगर किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसके बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, तो फिर हो सकता है उसे चोरी करके एंटिटी के एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट करके अपने अखराजात पूरे करने पड़े या कर्जा उतारना पड़े, अगर पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उसकी। देन एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड द एम्प्लॉइज। और कौन से एम्प्लॉइज? दोज एम्प्लॉइज विच हैव एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स। राइट तो एडवर्स रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एंटिटी ने फॉर एग्जांपल सैलरियां नहीं बढ़ाई या सैलरियां कम कर दी कुछ एम्प्लॉयज़ की, और उनमें वो एम्प्लॉयज़ भी शामिल थे जिनके कैश की रिसीट करते हैं जी एंटिटी में, जो कैशियर हैं जी, जो गले के ऊपर बैठे होते हैं, तो वो तो कहेंगे यार इन्होंने हमारे पैसे काटे, इनकी ऐसी की तैसी, हम चोरी करके लेके जा रहे हैं पैसा, ये हमारा ही हक बनता है। राइट तो ये इंसेंटिव या प्रेशर की मिसालें हैं। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं और मुझे लगता है मैं फ्रॉड करके भी निकल जाऊंगा। राइट अब ये अपॉर्चुनिटी याद देखिए एक्चुअल भी हो सकती है, परसीव्ड भी हो सकती है। एक्चुअल कैसे? जैसे मैं एक वेयरहाउस में मैं, ये वेयरहाउस है जी, इसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं लगा और बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, मैं यहाँ से कोई भी चीज़ चोरी करके ले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ऐसी है। और ये परसीव्ड भी हो सकती है। परसीव्ड कैसे? कि यहाँ पे कोने में छुपा के एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं स्टिल चोरी करके ले जाऊंगा। राइट ये परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, एक्चुअल भी हो सकती है, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, चाहे वो रियल में हो ना हो, सब मेरी परसेप्शन है कि अपॉर्चुनिटी है। राइट अपॉर्चुनिटी की क्या क्या मिसालें हैं जी? फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपनी रिलेटेड पार्टीज को फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड पे फ्रॉडलेंट सेल्स कर दें, बाद में उनसे चीज़ें वापस मंगा लें। राइट मैं ए कंपनी हूँ, मेरी एक रिलेटेड पार्टी है बी कंपनी। राइट मैं ए कंपनी बी कंपनी से कहूँ यार मेरी जो है ना इस साल सेल का टारगेट मिस हो रहा है, मैं तुम्हें कोई एम सेल कर दूंगा और मैं तुमसे ईयर एंड के बाद चीज़ें वापस मंगा लूँगा। राइट मेरा टारगेट मीट हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नंबर 1। नंबर 2
सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स होना। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट होता है फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कितने सालों पे करनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, ये एक एस्टिमेट है। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आती है, ये एक एस्टिमेट है। अगर बैलेंस शीट में, पीएनएल में बहुत सारे एस्टिमेट्स हो, एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट के पास खेलने का रूम जरा ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना। मिसाल मैं आपसे कह देता हूँ जी मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1% होगी, आप कैसे आके मुझे साबित करके दे सकते हैं 93% होनी चाहिए? मैं कहूँगा जी मेरी जजमेंट है, मेरे हिसाब से पिछले सालों में 1.5% चलती आई है, मैंने इस साल कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, उस बेसिस पे 1% होगा जी डाउटफुल डेट्स। आप कैसे लड़ सकते हैं मेरे से? हाँ, अगर उसके बजाय मैं आपसे ये कहूँ कि इस इनवॉइस, एक इनवॉइस है जिसके ऊपर 100 मिलियन लिखा हुआ है, और मैं आपसे ये लड़ना शुरू कर दूं नहीं इस पे 200 लिखा हुआ है, तो आप तो कहेंगे भाई आप अंधे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, इस पे 100 ही लिखा हुआ है। तो जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, जो चीजें क्लियर होती है, जैसे इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ है ये क्लियर है, लेकिन एक एसिड की यूजफुल लाइफ क्या है ये क्लियर नहीं है। तो एस्टिमेट्स में अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा है। देन डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप, ये हम आगे आइजा 550 में मजीद पढ़ेंगे। इसे हम डोमिनेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं। अगर कोई एक बंदा या कोई 3-4 लोग पूरी तरह से कंपनी का हर डिसीजन लेते हैं, तो फिर उनके हाथ में डिसीजन है, वो कभी भी आके कोई फ्रॉडलेंट जर्नल एंट्री डलवा सकते हैं जी, 100 मिलियन का जर्नल डाल दो जी, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ऐसे ही। फिर कम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये एक इन इटसेल्फ एक कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है मैं आपको समझाता हूँ, या नीचे देख लेते हैं। जैसे मिसाल ऊपर सीईओ है, उसके नीचे से सीएफओ है, उसके नीचे जी एक हेड ऑफ से अकाउंटिंग है, एक हेड ऑफ से फाइनेंस है, 2 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, राइट। ये एक इन इटसेल्फ एक कंट्रोल है। अगर एचओडी के नीचे भी बहुत से लोग होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई एचओडी से चीज मिस हो जाती है तो सीएफओ देखेगा, सीएफओ से मिस हो जाती है तो सीईओ देखेगा, ये इटसेल्फ भी एक कंट्रोल है। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल है, राइट। कभी एक बंदा सीएफओ बना, कभी एचओडी की डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीईओ को हो गई, कभी सीएफओ था ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो ये इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आराम से फ्रॉड कर दें। एचओडी के ऊपर डायरेक्ट सीईओ था, सीईओ कभी कभी देखता है, सीएफओ बीच में था ही नहीं, एचओडी ने अपनी मर्जी से फ्रॉड किया, सीईओ ने तो पूछना ही है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वीकनेस भी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट, अगर इंटरनल कंट्रोल्स डेफिशिएंट हो, जैसे सीसीटीवी मौजूद ना हो, तो जाहिर है अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड है ही है। फिर आते हैं जी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में कब कब हमें अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड मिल रही है जी? सबसे पहले अगर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड है, अगर आपके पास बहुत सारी कैश पड़ी है, जाहिर है वहां से चीजें फिर कैश लेके भागना आसान है, राइट। फिर इन्वेंट्री आइटम्स जो 2 खुसूसियत रखते हैं, स्मॉल इन साइज है और हाई इन वैल्यू है, राइट, या हाई इन डिमांड भी हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत महंगी चीज नहीं है लेकिन फौरन से बिक जाती है, ऐसे ही है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड स्मॉल होता है एंड हाई इन वैल्यू है, तो इस तरह की इन्वेंट्री को चोरी करना भी फिर आसान होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। फिर इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स हैं, अगर एम्प्लॉइज को एक्सेस है और वो देख सकते हैं इजीली कन्वर्टेबल एसेट, जैसे डायमंड्स पड़े हुए हैं, कोई गोल्ड पड़ा हुआ है, कोई बेरर बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, राइट। बॉन्ड्स, बेरर बॉन्ड से मुराद होती है, जैसे बेरर चेक होता है, बेरर चेक कोई भी बंदा जाके कैश करा सकता है। एक होता है क्रॉस चेक जो किसी खास बंदे के नाम पे दिया जाता है, एक बेरर चेक होता है जो कोई भी बंदा जाके कैश करा सकता है। अगर इस तरह का चेक है तो फिर चोरी करना भी आसान है, जाहिर है, क्रॉस चेक तो आप चोरी भी नहीं कर सकते। फिर इनएडिक्वेट कंट्रोल्स, और ये वही जो फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी है, अगर यहाँ पे भी अगर इनएडिक्वेट कंट्रोल्स हैं और एसेट्स, तो आराम से चोरी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी है कि आप चीजों को चोरी कर सकते हैं, राइट। तो ये इंसेंटिव या प्रेशर भी हमने देख लिया और फिर अपॉर्चुनिटी भी देख ली। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। अच्छा, ऊपर वाले जो 2 है ना, ये बड़े आराम से ब्लैक एंड व्हाइट में हमें नजर आ जाते हैं मौजूद किसी भी कंपनी में, लेकिन जो तीसरा है, जो एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ये एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे गिरे हुए 5000 का नोट मिलता है, राइट। मैं आगे चल पड़ता हूँ, मैं नहीं देखता उसकी तरफ, लेकिन फिर मेरे दिल में एकदम ख्याल आता है, यार ये 5000 का नोट उठा लेते हैं, कि ऐसे ही पड़ा हुआ यहाँ पे पड़ा जो है वो गल सड़ जाएगा, उससे बेहतर है किसी के काम आ जाए, ऐसे ही। तो मैं वो 5000 का नोट
एक मिसाल दे रहा हूँ वैसे कि मैं उठा लेता हूँ, राइट। अब मैंने वो नोट उठा लिया, अब नोट उठाते जैसे मैं जेब में डालूंगा तो मेरा ज़मीर अंदर से मुझे एक आवाज़ देगा कि यार ये तुमने ठीक काम नहीं किया, ये किसी का पैसा तुमने उठा लिया, तुम्हें मस्जिद में दे देना चाहिए था, या अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी कि किसी के पैसे गिरे तो नहीं है, लौटाने की कोशिश करनी चाहिए थी, राइट। अच्छा, इस ज़मीर को कन्विंस करने के लिए मैं कोई ना कोई रैशनैल दूंगा, अपने आप को समझाऊंगा, राइट, अपने आप को समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कहूँगा यार देखो, मेरे दोस्त भी तो गरीब है ना बेचारे, वही जो मस्जिद में पैसे देने हैं, यही 5,000 का खाना उन बेचारों को खिला देता हूँ, ऐसे ही है। तो ये एक ज़मीर की को कन्विंस करने की हम कोशिश करते हैं कि यार जो मैंने किया है ना, मैंने गलत अमल किया, लेकिन ये रीजंस थे, ठीक ही था, भला ही हो गया इससे, जनरली ऐसा ही करना चाहिए था, मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं था। इस तरह से अपने ज़मीर को मैं राज़ी करने की कोशिश करता हूँ। इस हरकत को कहते हैं रैशनलाइजेशन, राइट। ऊपर वाली दोनों चीज़ें समझना आसान है, तीसरी चीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल। आप नहीं देख सकते कि कोई भी बंदा जो मैनेजमेंट में बैठा है, जो आपके क्लाइंट पे बैठा है, वो कितना बाज़मीर है, उसकी ज़मीर की आवाज़ कितनी स्ट्रांग है, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर भी सकता है ऐसे बहानों से या नहीं। ये तो आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपकी तरबियत पे, आपकी फैमिली ख़ानदान पे डिपेंड करता है, ऐसे ही है ना। लेकिन इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी। याद देखिए, अगर ये रैशनलाइजेशन मौजूद हो तो लोग बड़े आराम से, अगर आपका ज़मीर मर चुका हो या आप अपने ज़मीर को सेटिस्फाई कर लेते हो इधर उधर की बातें डाल के, तो आप बड़े आराम से फ्रॉड कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ पे लोग बेज़मीर हैं, बाज़मीर नहीं है, बेज़मीर हैं आपके क्लाइंट्स में, वहाँ पे फ्रॉड का रिस्क भी ज़्यादा है। अब ये लोग बाज़मीर हैं, ये बेज़मीर हैं, ये हम कैसे देखते हैं? आइए मिसालें देखते हैं। सबसे पहले जी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर मैं मिसाल देखूं तो लिखा है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ एथिक्स। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन या इन्फोर्समेंट से क्या मुराद है कि वहां पे एथिक्स की ट्रेनिंग्स नहीं होती। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट नजर आएगा, आपको एक ट्रेनिंग्स नजर आएंगी, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, पीछे पड़ जाते हैं एम्प्लॉयज के, जी ट्रेनिंग करनी ही करनी है आपने, राइट। तो अगर उस तरह से कुछ नहीं है तो देन देयर इज अ रिस्क। देन नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉज। सबको पता है जी कि ये बहुत से लॉज वायलेट करते रहे, अगर कोई नॉन हिस्ट्री हो, बहुत से लॉज इन्होंने ऊपर नीचे वायलेट किए, इसका मतलब है वहां पे लोग बेजमीर हैं। फिर लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट में मोरल नहीं है तो अक्सर आपको इस बात का सिग्नल होता है कि जी लोग बेजमीर है, उनका अगर एथिक्स पे फोकस नहीं है, मोरालिटी पे फोकस नहीं है, राइट। फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में क्या मिसाल है जी? ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं उनको ओवरराइड कर दिया जाता है, उनको सरकमवेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जनरल एंट्री रिव्यू एंड अप्रूव के हवाले से सीएफओ कहता है यार खुद ही कर दिया करो, और क्या मेरे से लाके रिव्यू एंड अप्रूव कराते हो, बात समझ रहे हैं। फिर फेलिंग टू करेक्ट नॉन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज। इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज का पता है, नहीं करेक्ट करते, पता है बैंक रिकॉन्स नहीं बन रही, ऑडिटर 3 साल से कह रहा है नहीं करेक्ट करते, कहते छोड़ो जाने दो, क्या करना है, बेजमीर लोग, राइट। फिर बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी। अगर उसको एंटिटी से डिससेटिस्फैक्शन है, कोई ग्रज है दिल में कि जी इन्होंने मेरी प्रमोशन नहीं की थी या इन्होंने मुझे बुरे ग्रेड्स दिए थे, फॉर एग्जांपल, राइट। फिर चेंज इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल। उसका जो लाइफस्टाइल है वो बियॉन्ड देयर मीन्स है, से उनकी तनख्वाह 1 लाख है लेकिन उनका लाइफस्टाइल 10 लाख की तनख्वाह वाला है, तो यहाँ से भी हो सकता है कि वो बेजमीर लोग हैं जो एंटिटी के एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट करके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हैं, राइट। तो ये कुछ मिसालें थी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की। तो 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन, राइट। ये 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जिन जिन क्लाइंट्स पे होते हैं, जिन जिन एंटिटीज में ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एक या एक से ज्यादा, तो हम कहते हैं यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मौजूद है। और याद रखिए, जितने ज्यादा आइडेंटिफाई हों उतना फ्रॉड रिस्क भी ज्यादा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। हमने कहा आपने सबसे पहले, अगर मैं ये 2 सफ़े पीछे आ जाऊं यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले जी ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है उसमें फ्रॉड रिस्क असेस करना है, फिर ओवरऑल रिस्पॉन्स देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, फिर कुछ खास किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो लिखे हुए जो परफॉर्म करने, और फिर कम्युनिकेट करना है फ्रॉड, राइट। अब मैंने आपको असेसमेंट पढ़ा दी है, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्पॉन्स।
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ऑडिटर का फ्रॉड के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है? याद रखिए, अगर किसी भी क्लाइंट पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का पता चल जाता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप कहते हैं यार यहाँ पे फ्रॉड रिस्क है, तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर सबसे पहले एक सीनियर टीम भेजता है वहां पे। याद रखिए, फ्रॉड एक ऐसी चीज है जिसकी समझ बूझ आपको उम्र के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। तो एक सीनियर टीम जाके वहां पे क्लाइंट की बंदों से बेहतर तरह से इंटरेक्ट कर सकती है, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है फ्रॉड को समझने में, आइडेंटिफाई करने में। नंबर 1। नंबर 2, ऑडिटर अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आता है। किस चीज में? अपने प्रोसीजर्स में, अपने प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में। अब ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैसे आती है? मिसाल देता हूं मैं आपको। नेचर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैसे आती है? मिसाल है जी, हम पिछले बहुत से सालों से इन्वेंट्री का जो काउंट है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा, इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करने से क्या मुराद होती है? इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करने से ये मुराद होती है कि क्लाइंट का एक बंदा, यहां आप खड़े हैं जी, यहां क्लाइंट का एक बंदा खड़ा है जी, और यहां पे बहुत सी इन्वेंट्री पड़ी है जी। क्लाइंट का एक बंदा एक शीट लेके, एक पेन, पीस ऑफ पेपर लेके ये काउंट करता है, 1 2 3 4, और इस तरह बहुत सी और आगे इन्वेंट्री पड़ी होगी, वो सारा काउंट करता है जी, राइट। और आप इसे खड़े होकर ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ये ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। आप उसका काउंट ऑब्जर्व करते थे। इस साल आपने कहा नहीं, ये बंदा काउंट करके साइड पे हटेगा तो फिर मैं खुद आगे जाऊंगा और इन्वेंट्री दोबारा से सारी की सारी काउंट करूंगा और देखूंगा कि क्या उसने सही से काउंट किया या नहीं की। तो इस साल मैं इसे इसे कहते हैं ऑब्जर्व करना, और इसे कहते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन करना, फिजिकली इंस्पेक्ट करना। मैंने प्रोसीजर ही बदल दिया, मैं अब खुद करता हूं, मैं उसको करते हुए देखता नहीं हूं, मैं उसको खुद करता हूं प्रोसीजर, मैं नेचर ही बदल दिया प्रोसीजर की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ले आया हूं। हर साल वो करता था, इस साल मैं खुद करूंगा जी, फ्रॉड रिस्क निकल आया जी। फिर टाइमिंग, जैसे क्लाइंट को पता है कि क्लाइंट के पास कुछ कैश पड़ी हुई है जी, रुपीस कुछ नोट पड़े हुए हैं जी, कैश कुछ पड़ी हुई है, ठीक। क्लाइंट को पता है कि जो क्लाइंट का बंदा है उसको पता है कि यार पिछले 3 साल से ऑडिटर हजरात जो हैं वो 31 दिसंबर को आके कैश को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं, फिजिकल चेक करते हैं जी कैश। तो वो क्या कर सकता है पोटेंशियली, जरूरी नहीं है लेकिन पोटेंशियली, वो क्या करे जी, वो नवंबर दिसंबर में कैश निकालता रहे बीच में से, घर के खर्चे करता रहे, और 31 दिसंबर को किसी से ले दे के पूरी कर दे और जनवरी में फिर से निकाल ले, हाँ या ना, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करता रहे। तो आप क्या करते हैं, आप टाइमिंग को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। आप कहीं बीच में दिसंबर में शुरू में चले जाते हैं, 8 दिसंबर को एवं सरप्राइज, इसे कहते हैं सरप्राइज कैश काउंट, एकदम जाकर उसे कहते हैं जी हमने कैश काउंट करना है जी, सरप्राइज। हम कहते हैं जी निकालें जी जनरल लेजर, जनरल लेजर में बताएं कितना कैश आ रहा है, वो कहता है जी मेरे पास जनरल लेजर के मुताबिक इस वक्त 1,25,000 रुपया होना चाहिए। हम कहते हैं जी गिनाएं, 1,25,000 रुपया रखा हुआ है ड्रॉर में या नहीं रखा हुआ, समझ रहे? तो हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाते हैं अपनी टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर में। फिर एक्सटेंट, एक्सटेंट कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में इनवॉइसेस हैं जी किसी कंपनी की बहुत सारी ना, जो हम चेक करते हैं। अब वो इनवॉइसेस कितनी होती हैं? इनवॉइसेस यूजुअली कोई 10,000 इनवॉइसेस होती हैं तकरीबन हर साल। उसमें से हम यूजुअली क्या देखते रहे हैं, हम सिर्फ वो इनवॉइसेस देखते रहे हैं जो मेजॉरिटी, वो इनवॉइसेस देखते रहे हैं जो 5 मिलियन से ऊपर की हैं, 5 मिलियन से ऊपर की हैं, बड़ी बड़ी इनवॉइसेस देखते रहे। अच्छा, अब क्लाइंट का क्या ख्याल होगा? क्लाइंट के बंदों का ये ख्याल होगा, वो कहेंगे यार ये बड़ी बड़ी इनवॉइसेस देखते हैं तो नीचे जो 2 3 4 मिलियन वाली इनवॉइसेस हैं इनमें जो भी मिसस्टेटमेंट करनी है कर दो, ऊपर नीचे करना है, फ्रॉड करना है कर दो, वो तो ऑडिटर लड़के तो आते हैं, वो तो 5 मिलियन से ऊपर वाली खाली देखते हैं। नहीं, आप इस दफा अपनी एक्सटेंट चेंज करें, आप उससे कहें जी मैं 1 मिलियन वाली भी देखूंगा, मैं 0.1 मिलियन वाली भी देखूंगा।
मैं 5 मिलियन प्लस वाली भी देखूंगा, लेकिन साथ छोटी छोटी भी देखूंगा, राइट? तो आप अपने ऑडिट का एक्सटेंट बदलिए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइए, इससे फ्रॉड को रिस्पॉन्ड किया जाता है। फिर नंबर 3, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन को देखते हैं और एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस को देखते हैं। याद रखिए, फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका है आप एक एग्रेसिव या गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर दें। कैसे भला? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी हूं और मेरा माल मेरे वेयरहाउस से निकलता है और कस्टमर के घर तक जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा माल जब मेरे वेयरहाउस से निकलता है तो कस्टमर के घर तक यूजुअली पहुंचने में उसे 10 दिन लगते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान मेरे कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, एट एन एवरेज। ठीक, मैं कहता हूं कि मैं वेयरहाउस से माल निकलने के टाइम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि IFRS 15 के मुताबिक सही ये है कि मैं जब कस्टमर के घर पहुंचे तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं। अगर मैं अर्ली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा तो मैं रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर लूंगा, जाहिर इन एनी गिवन ईयर। अगले साल का रेवेन्यू भी इस साल आ जाएगा, राइट? बनिस्बत ये कि मैं जब देर से रिकॉर्ड करूंगा तो हो सकता है मेरा रेवेन्यू कम हो जाए। तो अगर मैं गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर लूं कि जी मैं अर्ली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, जब डिस्पैच होता है माल तब रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, तो मैं इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करने से ही मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, मुझे कोई और फ्रॉडलेंट एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखते हैं। दूसरा, एस्टिमेट्स को देखते हैं। एस्टिमेट्स को मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्टिमेट्स में अपॉर्चुनिटी होती है, पिछली स्लाइड पे भी हमने देखा, अपॉर्चुनिटी होती है फ्रॉड कमिट करने की। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, ये बहस वाली चीजें होती हैं। अब एसेट की यूजफुल लाइफ 3 साल है, 5 साल है, 4 साल है, क्या है, ये नहीं समझ आती, राइट? तो हम एस्टिमेट्स को देखते हैं कि एंटिटी अपने एस्टिमेट्स कैसे मेक करती है। तो ये 3 हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं फ्रॉड के एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। जैसे ही हमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं, हम सीनियर टीम भेजते हैं, हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी ले आते हैं अपने प्रोसीजर्स में, और हम अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स को रिव्यू कर लेते हैं, राइट? अब आते हैं जी आगे। अगर मैं अगेन आपको 3 स्लाइड्स पीछे ले जाऊं तो मैंने आपसे कहा था हम फ्रॉड रिस्क असेस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्पांस देंगे, फिर कुछ सर्टेन एडिशनल काम करेंगे। अब मैं पढ़ाने लगा हूं आपको कि वो सर्टेन एडिशनल काम कौन से होते हैं। जी, जर्नल एंट्री टेस्टिंग क्या है? जर्नल एंट्री टेस्टिंग तो ये है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से फ्रॉडलेंट जर्नल्स हो सकते हैं। फ्रॉडलेंट जर्नल्स के कुछ इंडिकेटर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं ISA 240 में। वो क्या क्या है? ऐसी जर्नल एंट्रीज जो उन अकाउंट्स में की जाती हैं जो जनरली इस्तेमाल नहीं होते, सेल्डम यूज्ड अकाउंट्स, अनयूजुअल अकाउंट्स, जैसे सस्पेंस अकाउंट हो गया, जैसे इन्वेंट्री NRV राइट डाउन अकाउंट हो गया, कोई भी ऐसा अकाउंट जो यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता। फिर वो एंट्रीज जो उन लोगों ने की होती हैं जो यूजुअली एंट्रियां मेक नहीं करते, जैसे कोई एंट्री डायरेक्ट CFO ने मेक की है जी, वो तो मेक ही नहीं करता एंट्री यूजुअली, ओके। फिर ऐसी एंट्रीज जो पोस्ट क्लोजिंग है, ईयर एंड के ऊपर या तो रिकॉर्ड की गई हैं या ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड की गई हैं और उनकी कोई एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन नहीं है, राइट? अच्छा, यूजुअली ईयर एंड या ईयर एंड के बाद की ही एंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? उसकी वजह यह है कि आप जब भी फ्रॉड करने लगते हैं ना तो आप ईयर एंड पे करते हैं, स्पेशली फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भला क्यों? इसलिए कि देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आधा साल गुजरा है और आपका रेवेन्यू है से 40 मिलियन, कितना साल गुजरा है? आधा, और आपको पता है साल का मेरा टारगेट है 100 मिलियन, तो आप जरा घोड़े शोड़े दौड़ाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि यार किसी तरह यह 100 मिलियन हिट हो जाए। लेकिन अगर नवंबर गुजर गया है और आप दिसंबर में है और नवंबर तक का रेवेन्यू है मेरा से फॉर एग्जांपल 80 मिलियन, और मुझे पता है आखिरी महीने में 20 मिलियन का रेवेन्यू नहीं आना, तो फिर मैं दिसंबर में कुछ ना कुछ, समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ करके ही मैं ये करूँगा। इसका मतलब ये कि यूजुअली जो फ्रॉडलेंट एंट्रीज हैं वो दिसंबर में या ईयर एंड पे ही रिकॉर्ड होती हैं, ठीक? ये एक हिस्ट्री है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, यूजुअली वो ईयर एंड पे ही की गई है, ठीक? फिर ऐसी एंट्रीज जो
ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं यूजुअली टॉप साइड एंट्रीज, टॉप साइड एडजस्टमेंट्स। इसमें कैसी एडजस्टमेंट्स आती हैं? इसमें वो एडजस्टमेंट्स आती हैं जैसे आप करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन करते हैं। करंट या नॉन करंट आपके जीएल में नहीं हुआ होता, आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए डिस्टिंक्शन करते हैं। जैसे आप गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, कंसोलिडेशन की जितनी एंट्रीज हैं, गुडविल रिकॉर्ड करने की जितनी एंट्रीज हैं, ये सब जनरल लेजर से बाहर होती हैं, तो इन एंट्रीज को देखा जाता है। फिर ऐसी एंट्रीज जिसमें राउंड नंबर्स हैं या कंसिस्टेंट एंडिंग नंबर्स हैं, जैसे 000, 100,000 की एंट्री है जी, 100,000 की सेल में कोई एंट्री होगी, एंट्रियां असल में सेल इतने की थोड़ी होती है, असल में तो सेल इतने की होती है जी फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर कोई एवं ही धोखे से एंट्री डाल रहा है तो शायद वो ऐसे राउंड में डाल देगा, राइट। या कंसिस्टेंट एंडिंग नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5555, 777। ये इंसानी ज़हन है ना, हम जब भी कोई ऐसी अपने पास से चीज़ बना के डालने लगते हैं तो ऐसे डाल देते हैं, राइट। तो ये कुछ खसूसियात होती हैं फ्रॉडलेंट जनरल एंट्रीज की, ठीक। इसी तरह फ्रॉडलेंट अकाउंट्स, फ्रॉडलेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? वो जिनमें कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल नेचर की एंट्री आती हैं। जैसे अभी तक आपने बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े, लेकिन फॉर एग्जांपल शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2 आपने अभी तक नहीं पढ़ा, एक बड़ा ही अनयूजुअल सा स्टैंडर्ड है जिसके तहत इक्विटी में, रिजर्व्स में चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। फिर कंटेन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, अगेन एस्टिमेट्स हमने पढ़ा कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है एस्टिमेट्स में। हैव बीन प्रोन टू मिसस्टेटमेंट्स इन द पास्ट, पिछले बहुत से सालों में इसमें से मसले निकलते रहे। फिर हैव नॉट बीन रिकंसाइल्ड ऑन अ टाइमली बेसिस, उसको साथ साथ रिकंसाइल नहीं किया जाता, उसमें अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस हैं। उसमें जब भी हम जनरल लेजर का ब्रेकअप बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें अदर्स आ रहा होता है जी, नहीं पता जी इस अदर्स में क्या है जी। फॉर एग्जांपल रिसीबल है तो हमें पता है कि ये रिसीबल 1 2 3 पार्टी से इतना इतना है, 10,000, 50,000, 40,000, लेकिन टोटल रिसीबल बैलेंस जो है से फॉर एग्जांपल वो 1,20,000 है। अब ये ऊपर का 20 क्या है? ये तो 100 बनाता है, ऊपर का 20 क्या है? ये अदर्स है, अननोन अदर्स। इस तरह के अकाउंट्स में फ्रॉड हो सकता है। फिर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, अगेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें फ्रॉड हो सकता है। तो ये वो तमाम जर्नल्स और अकाउंट्स हैं जिनमें फ्रॉड हो सकता है। तो जर्नल एंट्री टेस्टिंग में आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप इस तरह के जर्नल्स और इस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप एक सैंपल निकालते हैं जिसमें इस तरह के तमाम जर्नल्स और इस तरह के तमाम अकाउंट्स कवर होते हैं, और ये यूजुअली आपका आईटी वाला बंदा आपको करके देता है। वो आके क्यूरी लगाता है जी, एसक्यूएल की क्यूरी लगा देगा, ठीक है, और उसकी बेसिस पे वो इस तरह के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक वाले सारे जर्नल एंट्रीज निकाल लेगा। सैंपल आ गया। फिर आप उस सैंपल को 2 फेजेस में या 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज, एक होता है रिमेनिंग ईयर की जर्नल एंट्रीज। ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज फॉर एग्जांपल वो जो दिसंबर में हुई है, और बाकी पूरे 11 महीने की। ये जो ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज हैं, याद रखिए, ये आप टेस्ट करते हैं सैंपल बेसिस पे, आप इन्हें चेक करते हैं। आप क्या चेक करते हैं? आप इनमें चेक करते हैं क्या ये वाकई ठीक जर्नल एंट्री है, ऑथराइज्ड है, क्या इसका बिजनेस रैशनल बनता है या नहीं बनता। क्या ये कोई फ्रॉडलेंट जर्नल एंट्री तो नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड तो मुझे नजर नहीं आ रहा, राइट। ये चीजें आप चेक करते हैं। ये जो रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज हैं, इनको चेक करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। और इनको ऑप्शनल, ये ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करते होंगे, कब चेक करते होंगे इनको? इनमें भी अगेन बाकी यही 3 चीजें चेक करनी है, लेकिन इनको कब चेक करते होंगे? सैंपल बेसिस पे अगेन, तब जब इस सैंपल के अंदर कोई मसले, ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज में कोई मसले निकल आए। अगर ईयर एंड की जर्नल एंट्री में मसले लग आए, फिर बाकी साल की भी चेक करनी है, अदरवाइज आपने सिर्फ ईयर एंड की चेक करनी है, राइट। तो इससे कहते हैं जर्नल एंट्री टेस्टिंग। और किस किस तरह की जर्नल एंट्री इसमें टेस्ट होती हैं, किस किस तरह के अकाउंट्स इसमें देखे जाते हैं, जिनकी जर्नल एंट्रीज को देखा जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया, राइट। आगे चलते हैं जी।
दूसरा जो काम आप करते हैं जो सर्टेन एडिशनल प्रोसीजर्स का हिस्सा है वो है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट्स। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट्स से क्या मुराद है? हमने कहा एस्टिमेट्स में फ्रॉड का रिस्क ज्यादा है, उनको हमने किसी ना किसी तरह देखना है। एस्टिमेट्स को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपसे कहा था कि हमारे पास व्हीकल्स हैं, उनकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, ओके फाइन, और मुझे पता है कि इसी तरह का ही कुछ व्हीकल्स ये पिछले कोई 10-15 साल से इस तरह की व्हीकल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसी तरह की ही कुछ व्हीकल्स अभी इन्होंने डिस्पोज ऑफ किए हैं और तब्दील करके नई ली हैं। तो जो डिस्पोज ऑफ की हैं उनकी एज क्या थी, वो कितनी पुरानी थी? क्या वो 4 साल पुरानी थी या 5 साल पुरानी थी या 6 साल पुरानी थी? क्यों? क्योंकि अगर वो वाकई 5 साल पुरानी थी फिर इनका एस्टिमेट ठीक है, फिर ये जो एस्टिमेट मेक कर रहे हैं पिछले हिस्टोरिकल डेटा से रिकंसाइल होता है, राइट? इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट, यानी कि आप रेट्रोस्पेक्टिव में जाके हिस्टोरिकल डेटा को देखें, क्या पुराने जो इनके रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक भी इनके एस्टिमेट्स की एक्चुअलाइजेशन ऐसी ही रही है या नहीं। एक और मिसाल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि हमारी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, अगेन एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये 2% होगी, ओके। हमें पता है कि पिछले साल से, पिछला साल था साल 2017, इसके दौरान इन्होंने कुछ बैड डेट्स राइट ऑफ किए, राइट? वो कितने थे? वो थे से 3% ऑफ देयर डेटर्स। इसका मतलब है इनका एस्टिमेट ठीक नहीं है, सॉरी, इनका एस्टिमेट ठीक नहीं है। इनके एस्टिमेट को पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही। तो हम क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे, भाई पहले तो 3% अभी राइट ऑफ किया है, अब 2% पे क्यों आ गए हो? बात समझ रहे नहीं? इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट्स। ये करते हैं जी हम। फिर नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी फर्नीचर बनाती है और उसने 2-3 काम किए। पहला काम क्या किया है? उसने पेट्रोल बहुत सा खरीदा है, परचेज किया है और फिर उसे सेल कर दिया, ओके। फिर उसने किसी को रियल एस्टेट लेके दिए, बड़ी सी रियल एस्टेट खरीद के दिए और उस पर कमीशन लिए, और फिर उसने फर्नीचर सेल किया है। अब ये जो आखिरी चीज है, ये वाली, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन ये जो पहली 2 चीजें हैं, पेट्रोल खरीदना और बेचना और रियल एस्टेट का कारोबार करना, ये फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का काम तो नहीं है। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। याद देखिए, ऐसी तमाम बड़ी मटेरियल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का हम रिव्यू करते हैं। और हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इनको ऑथराइज और अप्रूव किसने किया था, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल है, हो सकता है ये ट्रांजैक्शंस वाकई ठीक हो। अगर किसी ने सही से ऑथराइज एंड अप्रूव ही नहीं किया, फिर फ्रॉड हो सकता है, ओके। फिर हम इसका एग्रीमेंट पढ़ते हैं, हम देखते हैं ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, कहीं किसी रिलेटेड पार्टी के साथ तो नहीं हुआ। ये एग्रीमेंट किन टर्म्स पे हुआ है, क्या वो टर्म्स वाकई मार्केट टर्म्स के मुताबिक हैं या नहीं। और फिर हम इसका बिजनेस रैशनल देखते हैं कि क्या वाकई बिजनेस रैशनल बनता भी था या नहीं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इन्होंने इसलिए खरीद के बेचा कि जी इनके पास बहुत सा पेट्रोल इनको चाहिए होता था, किसके लिए? फॉर एग्जांपल यूजिंग और मेकिंग फर्नीचर। फॉर एग्जांपल जनरेटर इन्होंने एक लगाया हुआ है जिसकी बेसिस पे इनकी बहुत सी मशीनरी चलती है। अच्छा, कटिंग मशीनरी, आपको पता है फर्नीचर बनाने में क्या कारपेंटर जो क्या यूज करते हैं, कटिंग मशीनरी होती है और बड़े बिजली की चीजें होती हैं। जनरेटर था, उससे मशीनरी चलती थी, लेकिन बाद में लोड शेडिंग खत्म हो गई या कम हो गई, तो उन्होंने बहुत सारा जो पेट्रोल लिया था वो उनको बेचना पड़ गया। क्यों? उस पेट्रोल का यूजेज ही नहीं है, ओके, बिजनेस रैशनल बनता है, फाइन। लेकिन ये जो रियल एस्टेट है इसका हमें समझ नहीं आई, इन्होंने क्यों किया, कैसे किया,
क्या वजह थी कि रियल एस्टेट खरीदना पड़ गई इनको और फिर उन्होंने बेची और कमीशन ली, राइट? तो इसका बिजनेस रैशनल नहीं बन रहा। तो हो सकता है कुछ आउटसाइड नॉर्मल को चीज़ों का बिजनेस रैशनल बने और कुछ का ना बने। सही, इन तीन चीज़ों को देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फजूल में इनकम बढ़ाने का जरिया तो नहीं है, या एक्सपेंसेस को कम करने का, या कोई भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट करने का जरिया तो नहीं है, राइट? ये भी कर लिया हमने। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हम रेवेन्यू को देखते हैं। तो जो भी मैं आपको प्रोसीजर्स बता रहा था अभी तक, जो सर्टेन एडिशनल प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करने थे, उसमें नेक्स्ट प्रोसीजर है हम रेवेन्यू को देखते हैं। अच्छा, रेवेन्यू में हम क्या देखते हैं? रेवेन्यू में जनाब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू में कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। याद रखिए ISA 240 क्या कहता है? ISA 240 कहता है कि एक प्रिजम्पशन है, आप प्रिज्यूम करेंगे कि रेवेन्यू में फ्रॉड हुआ है। प्रिज्यूम करेंगे, बात समझ रहे हैं? मतलब इतना ज्यादा वो इसको एडवोकेट कर रहा है ISA 240 के रेवेन्यू को ठीक तरह वेरीफाई करें। क्यों? ऐसी क्या वजह है? लेकिन कॉमन सेंस से मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉमन सेंस स्टैंडर्ड में या आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके पीछे कॉमन सेंस है क्या? याद रखिए, रेवेन्यू में सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट लाइन आइटम होता है P&L का, ऐसे ही। और जाहिर है अगर आप फ्रॉड करना चाहते हैं तो अगर आप छोटी सी चीज में फ्रॉड करेंगे वो पकड़ा जाएगा, बड़ी सी चीज में फ्रॉड करेंगे तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। नंबर 2, the process of revenue is controlled by the entity। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू की इनवॉइस कौन बनाता है? एंटिटी खुद बनाती है, क्लाइंट खुद बनाता है, ऐसे ही है ना? तो अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल कॉस्ट में, एक्सपेंसेस में कहीं पे कोई मिसस्टेटमेंट करनी है, कहीं पे कोई फ्रॉड करना है, तो उनको झूठी इनवॉइसेस बनानी पड़ेंगी किसी दूसरी कंपनी की। लेकिन अगर रेवेन्यू में मिसस्टेटमेंट करनी है तो अपनी झूठी इनवॉइसेस बनानी। अपनी झूठी इनवॉइसेस बनानी कौन सी मुश्किल है? मैं CA कॉलेज चला रहा हूँ, मैंने उसमें जी 10,000 या 10 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू डालना है, शाम तक बच्चों के नाम पे झूठे फॉर्म ही बनाने हैं ना, हाँ या ना? और उन पे झूठे सिग्नेचर्स करने, अपने फॉर्म बनाने, किसी दूसरी कंपनी की इनवॉइसेस तो मैनिपुलेट नहीं करनी। समझ रहे हैं? नहीं। तो एक तो ये है। तीसरा ये कि रेवेन्यू जो है इट इज द बिजनेस पल्स ऑफ द एंटिटी। किसी एंटिटी का जिसका रेवेन्यू बड़ा होता है वो एंटिटी परसीव की जाती है एज अ ग्रोइंग एंटिटी। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू में समझा जाता है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड तो रहेगा ही रहेगा, राइट? याद रखिए, इस प्रिजम्पशन को आप रिबट कर सकते हैं। रिबट करने से मुराद है अवॉइड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यार नहीं, जिस क्लाइंट एंटिटी का मैं क्लाइंट ऑडिट कर रहा हूं ना, वो उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। सिर्फ कब? तब जब बहुत सिंपल सा रेवेन्यू हो। सिंपल रेवेन्यू कब होता है? जब उसमें ज्यादा 1 और 2 स्ट्रीम्स हो बस, राइट? और कोई अदर रीजन ना हो, कोई हिस्टोरिकल इश्यूज ना हो रेवेन्यू के अंदर, राइट? तो अगर सिंपल रेवेन्यू हो, सिंपल रिकॉर्डिंग हो रेवेन्यू की, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, 1 या 2 स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हो। फॉर एग्जांपल हम खाली जी चेयरें बेचते हैं जी। कब बेचते हैं जी? जब कस्टमर आके उठा के माल खुद लेके जाता है जी, उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी होती है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं होती जी। तो सिर्फ चेयरें बेच रहे हैं, कस्टमर खुद लेके जा रहा है, सिंपल सा रेवेन्यू, स्टैंडर्ड प्राइस है एक चेयर की 5,000 रुपया, ना कोई डिस्काउंट है ना उससे ज्यादा है, बस दैट्स इट। तो इस केस में हम कहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल चेयरें, सोफे और 10 किस्म के फर्नीचर की चीजें बेचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फिर कभी कस्टमर खुद लेके जाता है, कभी हम कस्टमर के घर पहुंचाते हैं, फिर हम कॉर्पोरेट्स को भी बेचते हैं, कंज्यूमर्स को भी बेचते हैं। इस केस में रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन है, बिकॉज इस केस में ये 3 असम्पशंस, ये तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, राइट? ओके, गुड। अच्छा, अगर ये रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन है तो इसके लिए किया क्या जाता है? क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं? याद रखिए, ISA 240 में ये प्रोसीजर्स नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको जनरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले, ईयर एंड पे जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है
उसे चेक किया जाता है, उससे वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो सही है या नहीं, आखिरी 3 दिनों में, 5 दिनों में। फिर रिलेटेड पार्टीज के साथ जितनी रेवेन्यू की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है, उन्हें टेस्ट बेसिस पे देखा जाता है। फिर ईयर एंड के बाद, आफ्टर ईयर एंड, जितने सेल रिटर्न्स आते हैं, जितने क्रेडिट नोट्स आते हैं, सेल रिटर्न से मुराद आपने सेल की ईयर एंड के बाद वो रिटर्न होगी, उन्हें वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये वाकई सच्ची सेल रिटर्न है, कि ये झूठी सेल रिटर्न तो नहीं है। एंड नंबर 4, कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। कट ऑफ टेस्टिंग क्या होती है? आप 2017 31 दिसंबर की आखिरी 5 सेल्स को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाकई 2017 में ही फॉल करनी चाहिए थी, एंड 1 जनवरी 2018 की पहली 5 सेल्स को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वाकई 2018 में फॉल करनी चाहिए थी। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जी 17 की सेल 17 में है, 18 की सेल 18 में है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, 18 की सेल 17 में रिकॉर्ड नहीं हुई, कट ऑफ ठीक है, राइट। तो ये 4 काम करते हैं टू एंश्योर कि रेवेन्यू में कोई फ्रॉड नहीं है जी। अंडरस्टूड? गुड। मैंने आपसे कहा था, अगेन वापस आता हूं उसी स्लाइड पे, कि मैं फ्रॉड रिस्क असेस करूंगा, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्पॉन्सेज दूंगा, कुछ सर्टेन काम करूंगा, जेई टेस्टिंग, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, रेवेन्यू में ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वो कर लिया, और फिर कम्युनिकेशन, चौथा जो मेरा फर्ज है, और बस दैट्स इट। इसके बाद सिर्फ ये कि अगर मैं स्टेटमेंट मिली तो ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखना है, इसके अलावा ऑडिटर का कोई फर्ज नहीं है जी, राइट। तो आइए कम्युनिकेशन देख लेते हैं जी। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से ऑडिटर का क्या फर्ज है जी। तो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से जी ऑडिटर का सबसे पहला फर्ज तो ये है कि जब उसको फ्रॉड मिले, जब उसको फ्रॉड नजर आए, चाहे वो एक्चुअल फ्रॉड हो, चाहे वो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो, चाहे वो एलिज्ड फ्रॉड। सस्पेक्टेड से मुराद होती है शक है, एलिज से मुराद होती है कि अभी इल्जाम लगाया साबित नहीं हुआ, एक्चुअल से मुराद होती है वो साबित हो चुका है। इन तीनों में से कोई सी भी नेचर का फ्रॉड हो तो वो मैनेजमेंट को बताए, फौरी से। और अगर मैनेजमेंट उसको उसमें इन्वॉल्व नजर आ रही है तो वो दोज चार्ज्ड विद या दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को बताए, राइट। याद रखिए जितने भी फ्रॉड्स हैं वो मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस दोनों को बताने जरूरी है, लेकिन अगर मैनेजमेंट किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो फिर सिर्फ दोज चार्ज विद गवर्नेंस को ही बताना जरूरी है। जाहिर है जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको आप मुंह पे तो नहीं कहेंगे कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, नंबर 1। ये तो पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि कंसिडर करे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है। कहीं उसको ICAP, SCCP, स्टेट बैंक, इन लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है। बात समझ रहे हैं? याद रखिए पाकिस्तान में कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्ट्रिक्शन है, आप डायरेक्टली ICAP या SCCP को उठा के नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक का जो लॉ है, जो बैंक्स का ऑडिट बताता है, SPP, वो ये कहता है कि अगर बैंक में कोई फ्रॉड मिले तो फौरन SPP को बताएं, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई मसला नहीं है, आप बता दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं उसमें आप सिर्फ कंसिडर करते हैं, आप अपने लॉयर से, अपने लीगल एडवाइजर से पूछते हैं कि क्या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये जो ऑडिटर का लीगल एडवाइजर होता है उससे पूछते हैं, लॉयर से, कहीं मेरे पे कोई लॉ की खिलाफ वर्जी का मसला तो नहीं आ जाएगा, राइट। तो ये 2 काम कम्युनिकेशंस में आते हैं जी। आगे चलते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड। ये आपके क्योंकि स्टडी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन। इंडिकेटर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये मजीद डिटेल में लिखा है कि कहाँ कहाँ पे फ्रॉड पोटेंशियली मौजूद हो सकता है। वहां हमने बांटा हुआ था इसको इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन, 3 एरियाज में। यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से कुछ मजीद एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ यूजुअली फ्रॉड हो सकता है। कब? जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई डिस्क्रिपेंसी हो,
जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई डिस्क्रिपेंसी हो, जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया या टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, फिर किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई बैकअप इंफॉर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिली, बस ये रिसीबल है जी, रिसीबल है जी, किससे रिसीबल है नहीं पता जी, कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं जी, कोई इनवॉइस दिखाएं, कंफर्मेशन दिखाएं, नहीं जी कोई नहीं है जी, ठीक। फिर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स, एकदम से कोई जी 10 मिलियन की एंट्री बुक हो गई जी रेवेन्यू में, दिस इज एन इंडिकेशन, राइट, दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, राइट। तो अगर कोई लास्ट मिनट में बड़ी सी एडजस्टमेंट आ गई, फौरन से चेक करें कहीं इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, आपने चीजें मांगी मिली नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, डॉक्यूमेंट से आपको ऐसे लग रहा है जैसे उनको ऑल्टर किया गया है, गलत सिग्नेचर्स किए गए हैं, फिर सिर्फ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हैं, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड बैलेंसेस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा रिसीबल, मैंने पूछा जी रिसीबल्स जो हैं वो तो 100K बन रहे हैं 3 पार्टीज से, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया था, लेकिन टोटल रिसीबल 120K हैं, ये बाकी 20K क्या है, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता जी, वो अदर्स हैं जी छोटे मोटे, राइट, ये तो पोटेंशियली फ्रॉड की इंडिकेशन हो सकती है। फिर अनयूजुअल बैलेंस शीट चेंजेस, फॉर एग्जांपल पिछले साल तक हमारे जो अकाउंट्स पेएबल हैं वो 30 डेज का बैलेंस रिप्रेजेंट करते थे, इस साल एकदम वो 10 डेज का बैलेंस रिप्रेजेंट करने शुरू हो गए, आपने पढ़ा ना रिसीबल कलेक्शन पीरियड 10 डेज का बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एकदम से चेंज है, अगर ये सपोर्टेड नहीं है तो ये फ्रॉड हो सकता है। फिर अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज, हम कंफर्मेशन भिजवाते हैं जी, मैंने आपसे कहा था कि हम जिन एंटिटीज से जिन लोगों से एंटिटी ने पैसे लेने होते हैं, फॉर एग्जांपल रिसीबल बैलेंस, हम उन्हें खत लिखते हैं उन लोगों को कि जी आपने एंटिटी के इतने पैसे देने हैं नहीं देने, राइट। हमने खत लिखा एक बंदे को और हमने उससे कहा जी, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, हमने कहा जी एंटिटी ने आपसे 100 मिलियन रुपीज लेने, क्या आपने देने ही नहीं देने, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने, हमने तो उनके 1000 मिलियन रुपीज देने, या हमने तो उनके सिर्फ 5 मिलियन रुपीज देने, राइट। अगर कोई बहुत बड़ी वेरिएशन आ गई तो ये भी पोटेंशियल फ्रॉड का इंडिकेटर हो सकता है, राइट। फिर मिसिंग इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री मिसिंग है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकती है, ठीक। फिर प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ये क्या है कि मैनेजमेंट आपको डराती धमकाती है, मैनेजमेंट आपको डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड देती है, टाइम कहती है नहीं 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 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दो जी, नहीं नहीं तुम्हें वो टाइम नहीं देना जी, राइट। आपकी शिकायतें लगाती है क्या आपके पार्टनर को कि जी ये लड़के आके हमसे बदतमीजी करते हैं, हमसे ज़्यादा डेटा मांगते हैं, डिले करती है, आपको चीज़ें नहीं देती, आप उन्हें इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस बताते हैं, उनको ठीक नहीं करती, तो ये तमाम मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं फ्रॉड की, इंडिकेटर्स हैं फ्रॉड के। आगे चलते हैं, फिर कुछ अदर इंडिकेटर्स, जैसे मैनेजमेंट आपको कहती है नहीं आपने दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस से अकेले में नहीं मिलना, प्राइवेटली नहीं मिलना, हमारे साथ मिलना है, क्यों भाई, ये पोटेंशियल इंडिकेशन हो सकती है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज इनकी इंडस्ट्री से अलग है, पूरी फर्नीचर बनाने वाली इंडस्ट्री जब माल कस्टमर को मिल जाता है तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करती है, ये जब वेयरहाउस से निकलता है तभी कर लेते हैं, ये भी फ्रॉड का इंडिकेटर हो सकता है। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हर साल चेंज कर देते हैं, पिछले साल एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल थी, अब 3 साल है, उसके बाद 2 साल कर दी या 4 साल कर दी, ये भी फ्रॉड का इंडिकेटर। क्या ऐसा तो नहीं है कि रोज ही यूजफुल लाइफ चेंज होती रहे। फिर एंटिटी के कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई वायलेशन हो जाती है तो ये उस बंदे को कोई सजा नहीं देते। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, किसी ने फ्रॉड कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई हैरेसमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल इट्स हैरेसमेंट, फ्रॉड, बहुत सी चीजें आती है कोड ऑफ कंडक्ट में, उसको कोई सजा नहीं दी गई, इसका मतलब एंटिटी के इखलाकियात ही गिरे हुए हैं, ये भी पोटेंशियल इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड है। तो इस पेज पे मैंने आपको सिर्फ आपके स्टडी टेक्स्ट में जो एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन रिलेशन टू इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड वो समझा दिया जी। फिर है जी ऑडिटर अनएबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट। ऑडिटर अनएबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट का क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट कहना चाहिए या इवन दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस भी फ्रॉड में मुलविस हैं। अगर इतने हाई लेवल का फ्रॉड है तो फिर ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि वो क्या ऑडिट कंटिन्यू कर भी सकता है या नहीं।
ऐसे तो हर दिए गए एविडेंस के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा, मैनेजमेंट की कही हुई हर बात पे, हर असर्शन पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे क्लाइंट का ऑडिट किया भी जा सकता है या नहीं? आपको याद होगा क्लाइंट को शुरू में एक्सेप्ट करते हुए देखते थे उनकी मैनेजमेंट 2 स्टार विद गवर्नेंस अच्छे लोग हैं या नहीं। अब आपको पता चल गया फ्रॉड करने वाले लोग हैं। अगर आपको शुरू में पता होता आप एक्सेप्ट ही ना करते ऑडिट, ऐसे ही है। तो अगर अब आपको पता चल गया तो आप देखिए क्या मैं ऑडिट कंटिन्यू करूं भी या नहीं, और अगर आपको लगता है ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप रिजाइन कर दीजिए जी, फौरी तौर पे छोड़ दीजिए ऑडिट, नंबर 1। नंबर 2, आप मैनेजमेंट को 2 स्टार विद गवर्नेंस जिन भी लेवल्स पे आप लोगों को बता सकते हैं, आप बताइए कि क्यों आप जा रहे हैं। नंबर 3, आप कंसिडर कीजिए कि क्या आपको आई कैप, अगेन मैं ये नहीं लिखता कि आप बता दीजिए, मैं कहता हूँ कंसिडर कीजिए कि क्या आपको आई कैप, SECP इनको बताने की जरूरत है या नहीं, बिकॉज अगेन आप पे कॉन्फिडेंशियलिटी की एक ड्यूटी है, राइट। तो जी इस क्लास में ये सेकंड पार्ट था चैप्टर 3 का आपके। आज की क्लास में हमने ISA 320 कवर किया और ISA 240 कवर किया। इसके बाद एक और थर्ड पार्ट है आपके चैप्टर 3 का, जिसके अंदर हम नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज से रिलेटेड जो गाइडेंस आपके चैप्टर 3 में है उसको कवर करेंगे, प्लस हम जितने चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में है हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप ये कीजिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के अलावा जितने भी आपके चैप्टर 3 में स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लेक्चर को अच्छी तरह सुन लीजिए, दोनों लेक्चर्स को जो चैप्टर 3 से रिलेटेड है। कोई सवाल आपके यहाँ तक है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।